हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊंगा जो कि हमारा ट्रांसमिशन लाइन से है। पहला क्वेश्चन है द चार्जिंग करंट इन द केबल्स। देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं हम लोग चार्जिंग करंट होता क्या है। चार्जिंग करंट को बेसिकली हम लोग आईसी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ट्रांसमिशन लाइन में जो हमारा तीन पैरामीटर है, रेजिस्टेंस, दूसरा है हमारा कैपेसिटेंस और तीसरा है हमारा इंडक्टेंस, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन में ये तीनों पैरामीटर के ऊपर हमारा लॉसेस जो होता है वो डिपेंड होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये समझते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में जो कैपेसिटेंस किस तरह से इंड्यूस होता है, किस तरह से फॉर्म होता है। यहाँ पे देखिए ये हमारा ट्रांसमिशन टावर का डायग्राम है और यहाँ पे देखिए किस तरह से हमारा कैपेसिटेंस फॉर्म होता है। ये सबसे नीचे वाला जो हमारा क्रॉस आर्म है, यहाँ पे देखिए ये इस तरह से यहाँ से कुछ वायर जाता है, नीचे वाला वायर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में होता क्या है, ये बेसिकली पहले यहाँ पे कैपेसिटर समझिए। कैपेसिटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है किस तरह से होता है। कैपेसिटर में बेसिकली हमारा दो प्लेट होता है, एक पॉजिटिव प्लेट होता है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा पॉजिटिव प्लेट है, और एक हमारा नेगेटिव प्लेट होता है। और इन दोनों के बीच में यानी जो यहाँ पे गैपिंग है, इसमें हमारा होता है डाइलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटिंग मटेरियल यहाँ पे फिलअप होता है, ठीक है। और इंसुलेटिंग मटेरियल हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे पेपर हो गया, माइका हो गया, या फिर ऑयल हो गया। इस तरह से हम लोग कैपेसिटर को डिजाइन करते हैं, ठीक है। उसी तरह हमारा ट्रांसमिशन लाइन में भी होता है। यहाँ पे देखिए ये जो वायर है हमारा सबसे नीचे क्रॉस आर्म में, जो मैंने ग्रीन लाइन से अभी यहाँ पे डिनोट किया, ये हमारा पॉजिटिव प्लेट हो जाता है। और जो ग्राउंड सरफेस है हमारा यानी जो जमीन है, ये हमारा नेगेटिव प्लेट की तरह काम करता है, ठीक है। और इसके बीच में जो हमारा एयर हुआ यानी जो एयर मॉलिक्यूल्स है, ये पार्टिकल्स है, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करता है। और इसी कारण से हमारे ट्रांसमिशन लाइन में एक चार्जिंग करंट इंड्यूस होता है यानी आईसी, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा कि चार्जिंग करंट में जो केबल्स में जो चार्जिंग करंट होता है वो क्या होता है, तो ये हमेशा लीड होता है यानी लीड करता है वोल्टेज से बाय 90 डिग्री, ठीक है। और चार्जिंग करंट बेसिकली हमारा कैपेसिटेंस के कारण होता है। और कैपेसिटेंस का आपको पता है कि कैपेसिटेंस में जब आप यानी प्योर कैपेसिटिव सर्किट होगा तो उसमें पावर फैक्टर हमारा लीडिंग होता है। और इसका जब ग्राफ पढ़िएगा तो ये मान लीजिए ये हमारा वोल्टेज है, ठीक है, ये हमारा वोल्टेज है। और करंट जो है हमारा लीड करता है यानी यहाँ से जो करंट चलेगा ये कुछ इस तरह से लीड करेगा। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे समझते हैं। ये देखिए जहाँ पे हमारा वोल्टेज जीरो है, ओरिजिन पे देखिए वोल्टेज हमारा जीरो है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो करंट का वैल्यू ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू पे है। तो इसी तरह से हमारा चार्जिंग करंट हो या फिर प्योर कैपेसिटिव हो, उसमें पावर फैक्टर आपसे पूछता है तो वो हमेशा लीडिंग होता है। और उसमें करंट जो होता है लीड करता है वोल्टेज से बाय 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट सर्किट इज द मोस्ट डेंजरस। क्वेश्चन बोल रहा है इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा शॉर्ट सर्किट है जो सबसे ज्यादा डेंजरस है। तो इसका आंसर होगा ए, डेड शॉर्ट सर्किट। देखिए डेड शॉर्ट सर्किट होता क्या है, जब हमारा पॉजिटिव टर्मिनल यानी ये मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल है और एक हमारा नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, जब ये दोनों आपस में शॉर्ट होता है यानी एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर जब आपस में शॉर्ट सर्किट होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग डेड शॉर्ट सर्किट, ठीक है। और ये हमारा सबसे ज्यादा डेंजर होता है। डेंजर क्यों होता है, क्योंकि इसके बीच में जो हमारा रेजिस्टेंस होता है ये जीरो हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव पूछा है डेड शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होता है, तो ये हमेशा जीरो होता है, ठीक है। और अगर ट्रांसमिशन लाइन की बात करूँ तो ट्रांसमिशन लाइन में बेसिकली हमारा दो तरह का फॉल्ट होता है। पहला है हमारा एसिमेट्रिकल फॉल्ट, ठीक है, और दूसरा है हमारा सिमेट्रिकल फॉल्ट। तो देखिए एसिमेट्रिकल फॉल्ट में तीन फॉल्ट आता है हमारा। यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन दिया हुआ है बी, सी और डी, ये जो बी, सी और डी है ये हमारा एसिमेट्रिकल फॉल्ट है। और सिमेट्रिकल फॉल्ट में एक फॉल्ट आता है जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रिपल एल यानी लाइन टू लाइन टू लाइन, ठीक है। और ये भी हमारा सबसे डेंजर ये शॉर्ट सर्किट है। अगर एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल में अगर पूछे सबसे ज्यादा डेंजर कौन सा है तो वो सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है, ट्रिपल एल, ठीक है, लाइन टू लाइन टू लाइन। और एसिमेट्रिकल फॉल्ट ऐसा फॉल्ट है जो ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कौन सा फॉल्ट होता है ट्रांसमिशन लाइन में, तो वो हमारा एसिमेट्रिकल फॉल्ट होता है यानी लाइन टू ग्राउंड। अगर हमारा एक वायर, ठीक है, एक वायर अगर जमीन से टच हो जाता है तो उसको बोलते हैं लाइन टू ग्राउंड शॉर्ट सर्किट, ठीक है। दूसरा है लाइन टू लाइन यानी अगर हमारा दो फेज है, दो फेज आपस में मैच कर जाता है यानी टच हो जाता है तो उसको बोलते हैं लाइन टू लाइन शॉर्ट सर्किट। और लास्ट है हमारा लाइन टू लाइन एंड ग्राउंड शॉर्ट सर्किट यानी दो फेज जो होगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और तीसरा फेज जो होगा ये हमारा ग्राउंड में चला जाएगा, ठीक है। और जो हमारा सिमेट्रिकल फॉल्ट है ये है हमारा ट्रिपल एल, ठीक है। तो ट्रिपल
ट्रिपल एल ऐसा फॉल्ट है जो रेयर केस में होता है, बहुत ही रेयर केस में होता है, और ये सबसे ज़्यादा डेंजर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दे दिया डेड शॉर्ट सर्किट, तो डेड शॉर्ट सर्किट हमारा इस ऑप्शन के हिसाब से सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अगर यहाँ पे ट्रिपल एल होता तो ट्रिपल एल हम लोग मारते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्ट्रिंग इफिशियंसी ऑफ एन इंसुलेटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय। देखिए स्ट्रिंग इफिशियंसी होता क्या है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन देखिए इस डायग्राम में जो हमारा क्रॉस आर्म है, यहाँ पे जो लाइनिंग दिखा रहा है ऐसे ऐसे, ये हमारा इंसुलेटर है, ठीक है। और ये जो इंसुलेटर होता है इसको हम बोलते हैं हम लोग सस्पेंशन डिस्क, और सस्पेंशन डिस्क का जो रेटिंग होता है ये बेसिकली अप टू 33 केवी होता है, यानी एक डिस्क का कैपेसिटी जो होता है 33 केवी वोल्टेज को ये सपोर्ट करता है। और इसमें ये हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है, तो सिंपल सी बात है, इसमें हमारा जो वोल्टेज सप्लाई हो रहा है वो 220 केवी होगा, नहीं तो 400 केवी होगा, नहीं तो 132 केवी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्क इसलिए लगाते हैं ताकि जो हमारा यहाँ पे 220 केवी का जो वोल्टेज है ये सपोर्ट कर जाए। अगर हम लोग एक इंसुलेटर लगाएंगे तो यहाँ पे 33 केवी सिर्फ इसका मैक्सिमम है सपोर्ट करने का, तो ये क्या होगा, फ्लैश ओवर हो जाएगा, यानी हमारा इंसुलेटर बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 3, 4, 5, 6 जितना हमारा जिस हिसाब से वोल्टेज का रेटिंग होता है उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे इंसुलेटर लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है, ये मान लीजिए सबसे पहला है इंसुलेटर, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से ढेर सारा रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारा क्रॉस करता है लाइन, ठीक है। यहाँ से मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ये जो रेड लाइन है यहाँ पे इसको समझ लीजिए ये हमारा मेन लाइन है जिससे हमारा मान लीजिए 220 केवी जो है वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो स्ट्रिंग इफिशियंसी में होता क्या है कि जो सबसे पास वाला डिस्क है, यानी लाइन वायर से सबसे पास वाला डिस्क, यानी ये वाला डिस्क, इसमें जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। यानी इसमें मान लीजिए वोल्टेज हमारा 33 केवी है, ठीक है। इसके बाद वाले में थोड़ा सा कम होता है 25 केवी, इसके बाद वाले में और कम हो जाएगा, उसके बाद वाले में और कम हो जाएगा, ठीक है। यानी इस तरह से हमारा वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है नॉन यूनिफॉर्म होता है इंसुलेटर में। तो इसका बेसिक रीज़न क्या होता है कि अगर हमारा वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा तो जो सबसे नज़दीक जो इंसुलेटर है लाइन के पास, लाइन वायर के पास, तो इस पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो ज़्यादा स्ट्रेस होने के कारण क्या होता है, हमारा इंसुलेटर का जो फ्लैश ओवर यानी जो ब्रेक डाउन हो सकता है, इसका जो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी इंसुलेटर हमारा खराब हो जाएगा। तो एक इंसुलेटर खराब होगा तो सारा का सारा इंसुलेटर खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इंसुलेटर का जो है ग्रेडिंग करते हैं, ठीक है। और ग्रेडिंग में बेसिकली हम लोग इस तरह से इसका ग्रेडिंग करते हैं कि इसमें जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी जो पहला इंसुलेटर है, दूसरा इंसुलेटर है और तीसरा इंसुलेटर है, इन सारे इंसुलेटर में जो है वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन जो यूनिफॉर्म हो यानी इक्वल हो, जिसके कारण हमारे एक एक इंसुलेटर पे स्ट्रेस कम हो जाएगा, ठीक है। यानी इक्वल स्ट्रेस होगा सारे इंसुलेटर पे, वोल्टेज जब इक्वली डिवाइड होगा तो, और इसी को बोलते हैं हम लोग स्ट्रिंग एफिशिएंसी। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा है हमारा कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी को हम लोग किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा ए, बाय करेक्ट ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर ऑफ वेरियस कैपेसिटेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द केबल द शीथ आर यूज्ड। देखिए यहाँ पे केबल्स, देखिए सबसे पहले समझते हैं हम लोग। देखिए अंडरग्राउंड केबल का जो हमारा जो कंस्ट्रक्शन होता है, सबसे पहला जो लेयर होता है ये होता है हमारा कंडक्टर का, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो 3 लेयर है ये कंडक्टर है हमारा, ठीक है, यानी आर वाई बी, यानी 3 फेज है, 3 फेज वायर है ये। तो इसमें जो पहला कंडक्टर होगा ये हमारा आर हो गया, वाई हो गया और बी हो गया, ठीक है। तो अब कंडक्टर में यानी जो 3 फेज हमारा कंडक्टर है, इनके बीच में शॉर्ट सर्किट ना हो तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो सेकंड लेयर है यहाँ पे, इसका क्या होता है, इंसुलेशन होता है। और ये जो इंसुलेशन करते हैं ये बेसिकली हमारा पेपर इंसुलेशन होता है, पेपर का भी होता है, रबड़ का भी होता है, पीवीसी का भी होता है। ये डिपेंड करता है कि हमारा जो केबल है ये कितना हाई वोल्टेज को कैरी करके चलेगा, ठीक है, उस पर डिपेंड होता है हमारा इंसुलेशन। उसके बाद आता है हमारा शीथ, जो क्वेश्चन में पूछा है अभी, यानी इसको हम लोग बोलते हैं मेटालिक शीथ। मेटालिक शीथ का काम क्या होता है, ये बेसिकली अंदर का जो इंसुलेशन है, यानी जो हम लोग पेपर इंसुलेशन यूज कर रहे हैं, फिर रबर इंसुलेशन कर रहे हैं, इसके अंदर मॉइस्चर घुसे नहीं, यानी पानी ना घुसे या फिर इसका जो डाइलेक्ट्रिक है वो खराब ना हो, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मेटालिक शीथ, ठीक है। और मेटालिक शीथ आपसे कोई पूछेगा कि मेटालिक शीथ किसका लेयर होता है, तो ये होता है लीड का, ठीक है। लीड नहीं तो एल्युमिनियम का यूज करते हैं ताकि अंदर में हमारा मॉइस्चर ना जा सके, ठीक है, जिससे हमारा इंसुलेशन जो है केबल का वो बना रहे, ठीक है। अब शीथ के बाद करते हैं हम लोग बेडिंग, ठीक है। बेडिंग क्या होता है, देखिए बेडिंग बेसिकली एक फैब्रिक का लेयर होता है, ठीक है, जूट होगा नहीं तो फिर टेप होता है, हमारा प्लास्टिक टेप जो करते हैं। और बेडिंग बेसिकली जो होता है मेटालिक शीथ जो है, यानी ये मेटल है
तो मेटल के अंदर सिंपल सी बात है, जंग ये सब लगेगा, कोरोजन होगा, तो उस जंग लगने से या फिर मॉइस्चर अंदर ना घुसे उससे ये सेव करता है, ठीक है। बेडिंग का यही काम होता है। और बेडिंग पूछा है क्या होता है, तो बेडिंग बेसिकली जूट का किया जाता है, ठीक है। जूट एक फैब्रिक है। अब देखिए इसके बाद हमारा आता है आर्मरिंग। आर्मरिंग बेसिकली हमारा मेटालिक जो होता है, मेटल का बना रहता है, मेटल का एक लेयर होता है जो मैकेनिकल इंजरी से केबल को बचाता है। जैसे हम लोग केबल को जब ट्रक से नीचे गिराते हैं तो ऊपर से बहुत ही ज़्यादा उसको हाइट से नीचे फेंका जाता है, जिसके कारण अगर आर्मरिंग नहीं प्रोवाइड करेंगे तो अंदर में क्या होगा, केबल का जितना भी कंडक्टर है उसके बीच में जो इंसुलेशन क्या हुआ वो टूट सकता है। फिर जो हमारा मेटालिक शीट है, बेडिंग है, उसमें हमारा ज़्यादा इंजरी हो सकता है, ठीक है। तो मेटालिक शीट बेसिकली आर्मरिंग जो है बेसिकली हमारा इंजरी से बचाता है। और लास्ट है हमारा सर्विंग। देखिए सर्विंग जो होता है हमारा बेसिकली एक टेप होता है, नहीं तो एक फैब्रिक जूट भी होता है, जूट से करते हैं हम लोग। और ये पूरे अंदर का जो स्ट्रक्चर है केबल का उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। यानी अंदर मॉइस्चर ना घुसे या फिर कोई पानी या फिर जंग उंग ना लगे, उससे हम लोग का बचाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है हमारा कि केबल में जो हम लोग सीथ यूज करते हैं, मेटालिक सीथ, इसका क्या काम होता है, तो इसका आंसर हो जाए ए, प्रिवेंट द मॉइस्चर फ्रॉम एंटरिंग द केबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर होगा ए, रिड्यूस टू 1/x², ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ 1/x²। अब ये क्यों होता है, यानी वोल्टेज को बढ़ाने से जो हमारा कंडक्टर का साइज है वो क्यों कम हो जाता है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे डिटेल में। इफ द वोल्टेज इज इंक्रीज्ड x टाइम्स द साइज ऑफ द कंडक्टर वुड बी। देखिए ये हमारा बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जो जहाँ पे हम लोग जनरेट करते हैं, यानी जहाँ पे हमारा बिजली जनरेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं जनरेटिंग स्टेशन, ठीक है। और जनरेटिंग स्टेशन पे जो हमारा वोल्टेज जनरेट होता है ये होता है हमारा 11 kV, यानी हम लोग 11 kV ही जनरेट करते हैं, ठीक है। लेकिन इस 11 kV को एक जगह से दूसरे जब ट्रांसमिट करते हैं तो इसको स्टेप अप करते हैं, यानी इस वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं। तो आपसे यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि हम लोग ट्रांसमिशन जब करते हैं पावर का तो उसमें हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज क्यों करते हैं, डायरेक्ट हम लोग 11 kV को क्यों नहीं भेज देते हैं। तो देखिए अगर हम लोग 11 kV को डायरेक्ट भेजेंगे तो ये हमारा बहुत ही कम वोल्टेज है, ठीक है, यानी वोल्टेज जो है हमारा लो है। तो लो वोल्टेज में क्या होता है, बेसिकली जो लॉसेस होगा ट्रांसमिशन लाइन का वो इंक्रीज होता है। अब क्यों इंक्रीज होता है, अब देखिए मैं आपको यहाँ पे रिलेशन से समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जान लीजिए कि जो हम लोग ट्रांसमिट करते हैं पावर एक जगह से दूसरी जगह, उसमें वोल्टेज का जो वैल्यू होता है वो हाई होता है, यानी हाई वोल्टेज होता है और लो करंट होता है, ठीक है, एंड लो करंट। आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट कि ट्रांसमिशन लाइन में जो करंट और वोल्टेज का जो वैल्यू होता है किस तरह से होता है, तो वोल्टेज हमारा हमेशा हाई होता है और करंट लो होता है, ठीक है। अब क्यों होता है यहाँ पे समझिए। मान लीजिए हमारा जो कंज्यूमर का डिमांड है, जो पावर डिमांड कर रहा है कंज्यूमर, ये है हमारा पावर इक्वल टू VI, ठीक है, ये हमारा कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, ठीक है। अब जैसा जानते हैं कि कोई भी कंडक्टर यूज करेंगे हम लोग, मान लीजिए ये हमारा एक वायर है, ठीक है, तो वायर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो जब इसमें करंट हमारा फ्लो होगा I, तो इसके कारण जो हमारा लॉस होगा ये होता है P लॉस, यानी पावर लॉस इक्वल टू I²R, ठीक है। अब देखिए पावर जो हम लोग डिमांड कर रहे हैं, जो हमारा कंज्यूमर डिमांड कर रहा है वो है P इक्वल टू VI। अब यहाँ से रिलेशन निकालिए, तो यहाँ से देखिए I इक्वल टू हो जाएगा I इक्वल टू P/V, ठीक है। अब जब हम लोग इस I का वैल्यू इस P लॉस में जब पुट करेंगे, ठीक है, देखिए क्या आता है हमारा, इसका वैल्यू हो जाएगा P लॉस यानी पावर लॉस इक्वल टू P² इंटू R डिवाइडेड बाई V², ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा P² है, यहाँ पे देखिए जो पावर लॉस है यानी सिस्टम का जो पावर लॉस है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल वोल्टेज के स्क्वायर पे, यानी अगर हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज कर देंगे तो हमारा जो पावर लॉस होगा ट्रांसमिशन लाइन का ये बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो यही रीज़न है कि हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज यूज़ करते हैं वो हमेशा हाई वोल्टेज यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा जो सिस्टम का पावर लॉस होगा वो बहुत ही कम हो जाता है। और यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस है हमारा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस को भी हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे डिक्रीज करेंगे, तो हम लोग जो कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं या फिर जो वायर यूज़ कर रहे हैं इसका थिकनेस इंक्रीज करके, यानी जितना ज़्यादा हमारा फैट कंडक्टर होगा, यानी जितना मोटा कंडक्टर होगा उतना ज़्यादा जो है हमारा करंट ईजिली पास हो जाएगा इसमें। और इसी के लिए हम लोग स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज़ करते हैं, यानी स्टैंडर्ड कंडक्टर कहने का मतलब
एक के ऊपर एक लपेटा हुआ, ठीक है। जितना भी कॉलोनी ऐसे में ट्रांसमिशन लाइन होता है, देखिए एल्युमिनियम का जो वायर यूज़ करते हैं वो एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ होता है, इस तरह से ट्विस्टेड होता है, ठीक है। इस यही रीज़न है क्योंकि उसमें जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे जो ये पी स्क्वायर है यानी पावर जो स्क्वायर है हमारा, अगर हमारा कंज्यूमर ज़्यादा डिमांड करेगा यानी पावर का अगर ज़्यादा डिमांड होगा, कंज्यूमर अगर ज़्यादा डिमांड करता है तो यहाँ पे हमारा जो ये कंडीशन है ये फॉल्स हो जाता है, यानी लॉसेस हमारा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये मैंने इक्वेशन इस बेसिस पे बताया कि हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज को हमेशा हाई क्यों करते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज हमारा हाई होगा तो हमारा पावर लॉस जो होगा बहुत ही कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when the load at the receiving end of a long transmission line is removed, the sending end voltage is less than the receiving end voltage. This effect is known as, देखिए ये बेसिकली हमारा फ्रेंटी इफेक्ट कहलाता है और इसको मैंने डिटेल में समझाया था अपने पिछले वीडियो में, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ देख लें। फ्रेंटी इफेक्ट बेसिकली हमारा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में होता है, ठीक है। यानी जब हमारा जो कनेक्टेड लोड है यानी कंज्यूमर के द्वारा जो लोड कनेक्टेड किया हुआ है वो अगर रिमूव हो जाता है यानी कंज्यूमर अपना लोड हटा देता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज जो होता है वो बढ़ जाता है सेंडिंग एंड वोल्टेज से, यानी रिसीविंग एंड वोल्टेज हमारा बड़ा हो जाता है सेंडिंग एंड वोल्टेज से, और इसी इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग फ्रेंटी इफेक्ट। देखिए प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट बेसिकली हमारा अंडरग्राउंड केबल्स में आता है। अंडरग्राउंड केबल्स में क्या होता है, हमारा एक साथ यानी एक जगह से ढेर सारा वायर जो होता है क्रॉस करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हाई वोल्टेज होने के कारण एक दूसरे के अंदर जो होता है लिंकेज होने लगता है। अगर इसको मैं टेक्निकली समझाऊं तो मान लीजिए ये हमारा डिफरेंट कम्युनिकेशन वायर है, कम्युनिकेशन समझ लीजिए इसको, ठीक है। इसमें कुछ सिग्नल जा रहा है, इसमें कुछ सिग्नल जा रहा है, इसमें कुछ और सिग्नल जा रहा है, ठीक है। तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट में क्या होता है, इस वायर का जो सिग्नल है यानी एक वायर का जो सिग्नल है फिर फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाता है, यानी इस वायर में इसका जो फ्रीक्वेंसी है फिर सिग्नल है ये लिंक हो जाता है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, और ये बेसिकली अंडरग्राउंड केबल्स में होता है। अब देखिए स्किन इफेक्ट, स्किन इफेक्ट क्या होता है, स्किन इफेक्ट बेसिकली हमारा एसी के अंदर आता है, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट जो है लॉस है, यानी जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा सिस्टम का स्किन इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होता है। और स्किन इफेक्ट जब होगा तो हमारा रेजिस्टेंस जो होता है, वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। स्किन इफेक्ट में देखिए होता क्या है, ये मान लीजिए हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है नॉर्मल केस में ये कंडक्टर के एकदम सेंटर यानी कोर के अंदर से गुजरता है। लेकिन स्किन इफेक्ट में क्या होता है, हमारा जो करंट का जो डायरेक्ट ये पाथ होता है ये सरफेस पे यानी कंडक्टर का जो सरफेस होता है यहाँ से सबसे ज़्यादा क्रॉस करता है, यानी 80% जो करंट है ये कंडक्टर के सरफेस से होकर के गुजरता है, और जिसके कारण जो होता है हमारा ये एक तरह से लॉसेस है, और जो रेजिस्टेंस होता है वायर का इंक्रीज हो जाता है, और ये जितना ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगा उस पर डिपेंड होता है, यानी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कनेक्टेड बाय द सर्विसमैन्स। देखिए सर्विसमैन किसे कहते हैं, सर्विसमैन्स हमारा वो होता है जो डिस्ट्रीब्यूटर, यानी जैसे हमारा जो 11 kV आया या फिर 33 kV जहाँ आया हमारा उसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। और इसको दूसरे लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं सब स्टेशन, ठीक है। तो जो सर्विसमैन है ये बेसिकली हमारा कनेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर टर्मिनल, यानी जो हम लोग का घर है या फिर इंडस्ट्रियल जो भी है वो हमारा कंज्यूमर हो गया, और जहाँ पे हमारा जो वोल्टेज स्टेप डाउन होता है उसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर। तो सर्विसमैन बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर के बीच का जो कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है स्किन इफेक्ट इज नोटिसेबल एट। देखिए अभी मैंने बताया आपको ये हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी पे होता है, स्किन इफेक्ट बेसिकली हमारा हाई फ्रीक्वेंसी पे होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज द मोस्ट इकोनॉमिकल। देखिए ये होगा हमारा डायरेक्ट करंट सिस्टम, ठीक है। डीसी करंट सिस्टम इसलिए होगा क्योंकि इसके अंदर जो लॉसेस होता है ये बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। इसलिए हमारा ये सबसे मोस्ट इकोनॉमिकल है। एसी के अंदर हमारा लॉसेस होता है बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, फिर हमारा जो इंडक्टेंस है इंडक्टेंस का जो रिएक्टेंस होता है उसके कारण, ठीक है। तो एसी में कंपेयर करेंगे, अगर एसी को डीसी से कंपेयर करते हैं हम लोग तो डीसी हमारा बेस्ट है, ठीक है। लेकिन इसका जब इनिशियल कॉस्ट होता है, डीसी का जब इनिशियल कॉस्ट यानी जो उसको इंस्टॉल करने में जो कॉस्ट लगता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग जैसे हम लोग को पता है कि जो हमारा अल्टरनेटर होता है ये हमेशा जो होता है 11 kV एसी को जनरेट करता है, ठीक है।
तो एसी को जनरेट करेगा तो हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं डीसी में, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रेक्टिफायर लगाते हैं। ठीक है, रेक्टिफायर क्या करता है, इसको डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब जैसा पता है कि डीसी जब हमारा कन्वर्ट होता है तो ये प्योर डीसी नहीं होता है, इसके अंदर हमारा जो होता है पल्सेटिंग डीसी होता है। तो यहाँ पे इसके बाद रेक्टिफायर लगाने के बाद हम लोग फिल्टर लगाते हैं। ठीक है, फिल्टर लगाने के बाद जो हमारा होता है प्योर डीसी मिलता है। और इसके कारण जो हमारा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमारा रेक्टिफायर लगा, फिल्टर लगा, तो इसमें हमारा क्या होता है, कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और फिर जो जहाँ पे हम लोग रिसीव करेंगे वहाँ पे फिर से हमारा इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस लगाना पड़ेगा, इन्वर्टर लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद फिल्टर लगाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग को एसी मिलता है। तो डीसी का जो इनिशियल कॉस्ट होता है बहुत ही ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एसी। ठीक है, तो यहाँ पे लॉसेस बहुत कम होता है, यानी डीसी सिस्टम में जो हमारा लॉसेस होता है एज कम्पेयर टू एसी बहुत कम होता है, इसलिए डीसी सिस्टम का हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं, यानी HVDC जो होता है हमारा, इसको वहाँ पे यूज़ करते हैं जब हमारा डिस्टेंस लंबा होता है, यानी जब 550 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस होता है तो वहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग डीसी ट्रांसमिशन लाइन। क्योंकि अगर हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस में एसी यूज़ करेंगे तो वहाँ पे देखिए हमारा कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और जो रेजिस्टेंस है, इसके कारण जो लॉसेस होगा ट्रांसमिशन लाइन का वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, जो कि हमारे लिए एक तरह से डिसएडवांटेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है, इफ द स्ट्रिंग इफिशियंसी इज 100% इट मीन्स दैट। देखिए स्ट्रिंग इफिशियंसी मैंने बताया था आपको कि हमारा जो सस्पेंशन डिस्क होता है ये एक तरह से सीक्वेंस में लगा रहता है ट्रांसमिशन लाइन में, और जो सबसे नज़दीक जो डिस्क होता है लाइन से, ये मान लीजिए हमारा लाइन है, ठीक है, जो लाइन वायर के सबसे नज़दीक होता है डिस्क, इसमें जो होता है हमारा सबसे ज़्यादा वोल्टेज होता है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा वोल्टेज होगा, मान लीजिए 33 kV है, इसमें फिर हमारा कम होगा 20 kV, 25 kV या फिर 15 kV, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हमारा वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कम होते जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा पहला जो डिस्क है, यानी जो सबसे नज़दीक डिस्क है, इसका जो फ्लैश ओवर का जो चांसेस होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इसके लिए हम लोग करते हैं इंसुलेटर ग्रेडिंग। ठीक है, यानी ग्रेडिंग यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इन सारे इंसुलेटर के अंदर वो इक्वल हो, यानी यूनिफॉर्म हो। ठीक है, तो अगर हमारा स्ट्रिंग इफिशियंसी जो है 100% होगा तो इसका मतलब होता है पोटेंशियल अक्रॉस ईच डिस्क इज 0। तो इसका आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, ये मैंने मिस्टेक से बोल दिया। इसका जो पोटेंशियल अक्रॉस होगा ईच डिस्क वो सेम हो जाता है, जैसे मैंने बताया था आपको पिछले वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो जब हमारा स्ट्रिंग इफिशियंसी 100% होता है तो यहाँ पे जो ईच डिस्क में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। तो इसका आंसर ए नहीं होगा, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइज ऑफ द अर्थ वायर इज डिटरमाइंड बाय। देखिए अर्थिंग के लिए जो हम लोग वायर यूज करते हैं वो जो उसका साइज होगा, यानी जो थिकनेस होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है। तो ये सिंपल सा आंसर है, ये हमारा हो जाएगा सी, द एम्पियर कैपेसिटी ऑफ द सर्विस वायर। देखिए अब मैं यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। आपसे अगर कोई पूछता है कि अर्थिंग और न्यूट्रल में क्या अंतर होता है, ठीक है, 3 चीज़ होता है हमारा, एक अर्थिंग हो गया, एक न्यूट्रल हो गया, एक ग्राउंडिंग हो गया। ठीक है, तो न्यूट्रल जो होता है ये हमारा सर्किट कंप्लीट करने के लिए, यानी जो पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी करंट फ्लो होने के लिए हमारा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जो डायरेक्शन होता है उसे बोलते हैं न्यूट्रल। ठीक है, अर्थिंग बेसिकली हम लोग घर के अंदर करते हैं, जो बेसिकली एक जो मेटल रड होता है जिसे हम लोग GI पाइप बोलते हैं, गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप। ठीक है, इसको हम लोग जमीन के अंदर गाड़ते हैं और यहाँ से हम लोग नेगेटिव पॉइंट लेते हैं। ठीक है, न्यूट्रल हमारा जब हम लोग स्टार कनेक्शन करते हैं तो स्टार कनेक्शन के जो बीच से जो वायर निकलता है ये, इसे बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल। ठीक है, तो हमारे घर में जो 3 फेज वायर आता है, 3 फेज 4 वायर, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम 3 फेज 4 वायर। जो 3 फेज तो हो गया हमारा RYB, ठीक है, और जो चौथा वायर होता है उसे बोलते हैं न्यूट्रल। लेकिन जो ग्राउंडिंग होता है, ग्राउंडिंग समझिए, ग्राउंडिंग क्या होता है हमारा, जब आप घर का जितना भी एप्लियंस है, जैसे हाई वोल्टेज एप्लियंस है, जैसे फ्रिज हो गया, फ्रिज का जब आप प्लग देखिएगा तो उसमें जो होता है 3 पिन होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में होता है। इसका जो ऊपर वाला जो पिन होता है ये थोड़ा मोटा होता है, ये दोनों नीचे वाले पिन से। ठीक है, ये होता है हमारा लाइन और इधर वाला होता है न्यूट्रल, और ये जो ऊपर वाला होता है इसे बोलते हैं ग्राउंड। ठीक है, कहीं कहीं अर्थिंग भी लिखा रहता है, अर्थेड किया रहता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा है कि ऊपर वाला जो पिन है इसका साइज हम लोग मोटा क्यों रखते हैं, यानी इसका थिकनेस ज़्यादा क्यों होता है एज कम्पेयर टू जो नीचे वाला जो 2 पिन है इससे। तो देखिए इसका रीज़न ये होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, ये मान लीजिए हमारा रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, जिसे हम लोग फ्रिज बोलते हैं। और फ्रिज जैसा पता है आपको, ये
हाई वोल्टेज एप्लियंस है, यानी ये जो वोल्टेज ड्रॉन करता है, एक करंट जो ड्रॉन करता है बहुत ही ज़्यादा लेता है, ठीक है। तो मान लीजिए जब हमारा फ्रिज नॉर्मली काम कर रहा है तो इसमें तो कोई ये जो ऊपर वाला जो पिन है हमारा, जो इसे ग्राउंड बोलते हैं, इसका कोई काम नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए फ्रिज में कोई भी फॉल्ट हुआ या फिर कोई भी वैसा सिचुएशन हो गया जिसके कारण जो करंट जो है इसके बॉडी में आ गया, जो फ्रिज का जो मेटल का बॉडी होता है उसके अंदर करंट आ गया, ठीक है। तो अगर आप इस फ्रिज को डायरेक्ट हाथ से छुइएगा तो आपको जो है इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हम लोग एक वायर कनेक्ट करते हैं, ये जो फ्रिज का बॉडी है, इस बॉडी से हम लोग एक वायर ले जाते हैं और इस ग्राउंड यानी जो सबसे ऊपर वाला जो टर्मिनल है इसमें कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब कभी हमारे जो सिस्टम है, जैसे हमारा जो फ्रिज है, इसके अंदर कभी भी फॉल्ट होगा तो बॉडी जो है, आई मीन बॉडी में जो है लीकेज करंट आएगा, ठीक है। तो लीकेज करंट जो है सीधे हमारा क्या हो जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा, यानी जमीन के अंदर चला जाएगा। और अगर आप छुइएगा कभी भी तो आपको झटका नहीं लगेगा। तो ग्राउंडिंग का यही मतलब होता है, ये एक तरह से सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि इसका जो थिकनेस होता है ये ज़्यादा क्यों रखते हैं, तो देखिए जैसा आपको पता है कि जितना थिकनेस यानी जितना मोटा हमारा वायर होगा उतना ही ज़्यादा करंट जो है इससे ईजिली फ्लो होगा, ठीक है। यानी आई जो फ्लो होगा ये ईजिली हो जाएगा, यानी इसके बीच में कोई वैसा रेजिस्टेंस पैदा नहीं होगा। और यहाँ से सिंपली देखिए R इक्वल टू होता है रो L बाय एरिया, ठीक है। तो अगर हम लोग एरिया को बढ़ा देंगे तो हमारा सिंपल सी बात है, जो वायर का रेजिस्टेंस होगा ये घट जाएगा। इसीलिए हम लोग का जो ऊपर वाला पिन होता है 3 पिन में, ये मोटा होता है एज कम्पेयर टू जो नीचे का 2 पिन होता है। और यहाँ पे देखिए लाइन, ये जो हमारा मेन लाइन हुआ सिंगल फेज, जहाँ से हम लोग घर से पॉल चलाते हैं, और ये न्यूट्रल जो हम लोग या तो ये सप्लाई वाला ही देता है, नहीं तो फिर हम लोग घर से करते हैं। तो इस तरह से हमारा डिज़ाइन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है एक ASCR कंडक्टर है। देखिए ASCR कंडक्टर का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, ठीक है। और ये वायर यूज़ करते हैं हम लोग बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन में। और इस वायर में हमारा 2 मेटल यूज़ करते हैं, ठीक है। पहला है हमारा एल्युमिनियम और दूसरा है हमारा स्टील। अब यहाँ से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि हम लोग ACR कंडक्टर में स्टील क्यों यूज़ करते हैं। देखिए स्टील इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि एल्युमिनियम जो है हमारा बहुत ही सॉफ्ट मेटल है, यानी बहुत ही कमज़ोर मेटल है। तो स्टील जो है बेसिकली इसमें इसलिए डालते हैं ताकि इसका जो स्ट्रेंथ है, यानी इसको फिजिकली स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा मिले, ठीक है। इसलिए हम लोग स्टील डालते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ACR एक कंडक्टर है जो 70/6 है, तो इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब हुआ इसके अंदर 70 एल्युमिनियम कंडक्टर है और 6 स्टील का कंडक्टर है, ठीक है। और इस तरह का कंडक्टर यूज़ करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसमें जो लॉसेस होता है ये बहुत ही कम होता है, जैसे कोरोना लॉसेस हो गया या फिर I2R लॉस हो गया रेजिस्टेंस के कारण, ये सब जो लॉसेस होता है इसके अंदर कम होता है, इसलिए हम लोग ACR कंडक्टर यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डायरेक्ट लाइटिंग स्ट्रोक एंड हाई वोल्टेज स्वीप वेव्स इज प्रोवाइडेड। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब हमारा क्लाइमेट चेंज होता है यानी वेदर चेंज होता है तो हमारा लाइटिंग होता है यानी बिजली गरजता है, ठीक है। तो जब बिजली गरजता है तो उसके दौरान जो है बहुत ही हैवी अमाउंट में जो है वोल्टेज इंड्यूस होता है, ठीक है। उस वोल्टेज का जो रेंज होता है वो बेसिकली 132 kV यानी 100 kV से हमेशा ऊपर ही होता है, इतना याद रख लीजिए। यहाँ तक कि 1000 kV से भी ऊपर हो सकता है उसका रेंज, ठीक है। तो लाइटनिंग अरेस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो इस लाइटनिंग वेव को जो है अरेस्ट करता है, ठीक है। और जो हाई वोल्टेज स्वीप वेव है तो इसका आंसर हो जाएगा C, ठीक है। लाइटनिंग अरेस्टर एंड ग्राउंड वायर। देखिए अब लाइटनिंग अरेस्टर होता क्या है। लाइटनिंग अरेस्टर जो है आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए चिमनी देखे होंगे, चिमनी जो भट्टी होता है जिसमें हम लोग ईंटा पकाते हैं, ठीक है, यानी ईंटा जिसमें पकता है अंदर में, उसको बोलते हैं हम लोग चिमनी, ठीक है। चिमनी के ऊपर देखिए त्रिशूल टाइप का बना होता है इस तरह से। ये त्रिशूल टाइप हमारा कुछ नहीं है, एक हमारा लाइटनिंग अरेस्टर की तरह काम करता है, ठीक है। जब हमारा क्लाइमेट चेंज होता है तो लाइटनिंग के थ्रू जो हाई वोल्टेज इंड्यूस हुआ वो अगर डायरेक्ट चिमनी पे आकर गिरेगा तो ये चिमनी पूरा क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो इस सेफ्टी के लिए, ये ऐसा ना हो तो सेफ्टी के लिए हम लोग यहाँ पे एक मेटल यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि कभी भी फ्यूचर में हमारा इसके ऊपर अगर ठनका गिरेगा तो ये हैवी वोल्टेज को सीधे क्या करेगा, ग्राउंड के अंदर दबा देगा, यानी सीधा ज़मीन के अंदर चला जाएगा, जिससे कि हमारा जो चिमनी है ये सेफ का सेफ रहेगा, ठीक है। और पेड़ पौधों पे जब गिरता है तो आपको पता ही होगा किस तरह से वो जल जाता है पूरा। तो लाइटनिंग अरेस्टर बेसिकली जो हाई वोल्टेज इंड्यूस होता है जिससे हम लोग ठनका बोलते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, उसको अरेस्ट करता है, ठीक है। अब देखिए ग्राउंड वायर, ग्राउंड वायर भी हमारा एक तरह से सेफ्टी वायर है,
इस पे भी अगर मान लीजिए कभी भी हमारा शॉर्ट सर्किट होता है सिस्टम में या फिर हैवी वोल्टेज जो होता है बॉडी के अंदर आता है तो वो सीधे ग्राउंड कर देता है, यानी ज़मीन के अंदर उसको अर्थ कर देता है, ठीक है। और यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि लाइटनिंग अरेस्टर का जो लोकेशन होता है वो कहाँ पे होता है। तो देखिए लाइटनिंग अरेस्टर का जो लोकेशन होगा ग्रिड में जैसे हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, बहुत सारी चीज़ होता है, ट्रांसफार्मर हो गया, पोल हो गया, ठीक है। तो लाइटनिंग अरेस्टर का जो लोकेशन होता है ये ट्रांसफार्मर के पास होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर के पास हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि ट्रांसफार्मर हमारा एक बहुत ही कॉस्टली डिवाइस है, ठीक है। अगर इसके ऊपर मान लीजिए कभी भी अगर बिजली जो बिजली गिरता है, ठीक है, अगर बिजली गिरा तो ये हमारा ट्रांसफार्मर क्या होगा, पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि ट्रांसफार्मर के जितना नज़दीक हो सके वहाँ पे हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर लगाएं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाए सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोल्स विच कैरी ट्रांसफार्मर आर यूजुअली। देखिए बोल रहा है ऐसा कौन सा पोल है इन पांचों ऑप्शन में से जो ट्रांसफार्मर को कैरी करता है। तो ये है हमारा एच टाइप। एच टाइप देखिएगा बेसिकली पोल के किनारे जो लगा रहता है ट्रांसफार्मर का जो पोल होता है, ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन होता है एच टाइप में, ठीक है। और इसी के ऊपर हम लोग ट्रांसफार्मर को रखते हैं, ठीक है, और इसी पोल को बोलते हैं एच टाइप। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ए टाइप अगर आपसे पूछता है ए टाइप किस में यूज़ करते हैं, तो ए टाइप जो पोल होता है ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ करते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन में जो डिज़ाइन होता है पोल का ये बेसिकली ए की तरह होता है, ठीक है। और आई टाइप बेसिकली हम लोग कॉलोनी में जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसमें यूज़ करते हैं आई टाइप, जैसे हमारा आरसीसी पोल हो गया या फिर वुडन पोल हो गया, ये सब में हमारा आई टाइप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राउंड वायर इज यूज टू। देखिए ग्राउंड वायर का फिर से मैंने बताया था ग्राउंड वायर क्यों यूज़ करते हैं। तो ग्राउंड वायर बेसिकली एक हमारा एक रास्ता होता है जिसके थ्रू हमारा जो लीकेज करंट होता है वो ग्राउंडेड हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कनेक्ट टू ए सर्किट कंडक्टर और अदर डिवाइस टू द अर्थ प्लेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर लॉस ड्यू टू कोरोना इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखिए कोरोना एक तरह का हमारा लॉसेस है जो ट्रांसमिशन लाइन में होता है, और कोरोना के थ्रू जो होता है जब हमारा कोरोना अकर होता है ट्रांसमिशन लाइन में तो एक हमारा हिसिंग साउंड, ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कोरोना में कैसा साउंड होता है, हिसिंग साउंड होता है और एक फेंट लूमिनस ग्लो होता है, ठीक है, यानी चिंगारी एक तरह से चमकीला सा निकलता है। इसका अगर कलर पूछेगा आपसे तो ये होता है ब्लूइश कलर, ठीक है, फेंट ब्लूइश कलर, ठीक है। तो कोरोना लॉस जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, ये है हमारा स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर, ठीक है, यानी जो ट्रांसमिशन लाइन में जो हम लोग पोल यूज़ करते हैं। देखिए इस डायरेक्शन से समझते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो क्रॉस आर्म है यहाँ से हमारा वायर जाता है, ठीक है, और ये जो वायर के बीच में जो डिस्टेंस है इन दोनों बीच के, यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसके ऊपर ये डिपेंड नहीं होता। कोरोना हमारे इसके बीच ऊपर डिपेंड नहीं होता। कोरोना बेसिकली जो कंडक्टर का डायमीटर होता है, जो साइज है इसके ऊपर डिपेंड होता है, यानी जितना ज़्यादा मोटा यानी जितना थिक वायर यूज़ करेंगे हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में, कोरोना जो है उतना ही कम लॉस यानी उतना ही कम होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रांसमिशन लाइन से पूछता है क्वेश्चन कि नीचे का तो आपको पता होगा ये नीचे में जो होता है ये हमारा फेज होता है, ठीक है, लेकिन ऊपर में एक वायर जाता है, ठीक है, और ये बहुत ही पतला होता है, यानी नीचे का जो वायर है उसके थिकनेस से बहुत ही कम होता है, यानी उसका हाफ होता है। तो इसका क्या काम होता है, ठीक है, तो ये देखिए ये बेसिकली हमारा एक तरह से अर्थिंग बोलते हैं हम लोग, ठीक है, और इसका बेसिकली काम क्या होता है, जब भी हमारा क्लाइमेट यानी चेंज होता है, जैसे हम लोग ठनका बोलते हैं, जैसे ठनका गिरा तो हैवी वोल्टेज जो होता है इस ट्रांसमिशन टावर पे आके गिरता है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन टावर पे अगर हैवी वोल्टेज गिरेगा तो ये जितना भी हमारा वायर है यहाँ पे ये इसको क्या करेगा, बर्बाद कर देगा, फिर जो इंसुलेटर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे उसको क्या करेगा, बर्बाद कर देगा। तो ये ऊपर वाला वायर बेसिकली हमारा ये पोल से कनेक्ट होकर ग्राउंडेड किया होता है, ठीक है, ताकि अगर वोल्टेज यानी ठनका का या फिर बिजली जब भी गिरेगा इसके ऊपर तो हैवी वोल्टेज होता है सीधा हमारा ग्राउंड के अंदर चला जाए और जो हमारे नीचे में जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है ये बचा का बचा रह जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ACR कंडक्टर है। देखिए ACR कंडक्टर का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, ठीक है, और ये वायर यूज़ करते हैं हम लोग बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन में, और इस वायर में हमारा दो मेटल यूज़ करते हैं, ठीक है, पहला है हमारा एल्युमिनियम और दूसरा है हमारा स्टील। अब यहाँ से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि हम लोग ACR कंडक्टर में स्टील क्यों यूज़ करते हैं। देखिए स्टील इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि एल्युमिनियम जो है हमारा बहुत ही सॉफ्ट मेटल है, यानी बहुत ही कमज़ोर मेटल है। तो स्टील जो है बेसिकली इसमें इसलिए डालते हैं ताकि इसका जो स्ट्रेंथ है यानी इसको फिजिकली
स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा मिले, ठीक है, इसलिए हम लोग स्टील डालते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ACR एक कंडक्टर है जो 70/6 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ इसके अंदर 70 एल्युमिनियम कंडक्टर है और 6 स्टील का कंडक्टर है, ठीक है। और इस तरह का कंडक्टर यूज़ करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसमें जो लॉसेस होता है ये बहुत ही कम होता है, जैसे कोरोना लॉसेस हो गया या फिर I²R लॉस हो गया रेजिस्टेंस के कारण, ये सब जो लॉसेस होता है इसके अंदर कम होता है, इसलिए हम लोग ACR कंडक्टर यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, By which of the following method the protection against the direct lightning stroke and high voltage sweep waves is provided? देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब हमारा क्लाइमेट चेंज होता है यानी वेदर चेंज होता है तो हमारा लाइटनिंग होता है यानी बिजली गरजता है, ठीक है। तो जब बिजली गरजता है तो उसके दौरान जो है बहुत ही हैवी अमाउंट में जो है वोल्टेज इंड्यूस होता है, ठीक है। उस वोल्टेज का जो रेंज होता है वो बेसिकली 132 kV यानी 100 kV से हमेशा ऊपर ही होता है, इतना याद रख लीजिए। यहाँ तक कि 1000 kV से भी ऊपर हो सकता है उसका रेंज, ठीक है। तो लाइटनिंग अरेस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो इस लाइटनिंग वेव को जो है अरेस्ट करता है, ठीक है। और जो हाई वोल्टेज स्वीप वेव है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, लाइटनिंग अरेस्टर एंड ग्राउंड वायर। देखिए अब लाइटनिंग अरेस्टर होता क्या है, लाइटनिंग अरेस्टर जो है आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए चिमनी देखे होंगे, चिमनी जो भट्टी होता है जिसमें हम लोग ईंटा पकाते हैं, ठीक है, यानी ईंटा जिसमें पकता है अंदर में, उसको बोलते हैं हम लोग चिमनी, ठीक है। चिमनी के ऊपर देखिए त्रिशूल टाइप का बना होता है इस तरह से, ये त्रिशूल टाइप हमारा कुछ नहीं है, एक हमारा लाइटनिंग अरेस्टर की तरह काम करता है, ठीक है। जब हमारा क्लाइमेट चेंज होता है तो लाइटनिंग के थ्रू जो हाई वोल्टेज इंड्यूस हुआ वो अगर डायरेक्ट चिमनी पे आकर गिरेगा तो ये चिमनी पूरा क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो इस सेफ्टी के लिए, ये ऐसा ना हो तो सेफ्टी के लिए हम लोग यहाँ पे एक मेटल यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि कभी भी फ्यूचर में हमारा इसके ऊपर अगर ठनका गिरेगा तो ये हैवी वोल्टेज को सीधे क्या करेगा, ग्राउंड के अंदर दबा देगा, यानी सीधा ज़मीन के अंदर चला जाएगा, जिससे कि हमारा जो चिमनी है ये सेफ का सेफ रहेगा, ठीक है। और पेड़ पौधों पे जब गिरता है तो आपको पता ही होगा किस तरह से वो जल जाता है पूरा। तो लाइटनिंग अरेस्टर बेसिकली जो हाई वोल्टेज इंड्यूस होता है जिससे हम लोग ठनका बोलते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, उसको अरेस्ट करता है, ठीक है। अब देखिए ग्राउंड वायर, ग्राउंड वायर भी हमारा एक तरह से सेफ्टी वायर है। इस पर भी अगर मान लीजिए कभी भी हमारा शॉर्ट सर्किट होता है सिस्टम में या फिर हैवी वोल्टेज जो होता है बॉडी के अंदर आता है तो वो सीधे ग्राउंड कर देता है, यानी ज़मीन के अंदर उसको अर्थ कर देता है, ठीक है। और यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि लाइटनिंग अरेस्टर का जो लोकेशन होता है वो कहाँ पे होता है। तो देखिए लाइटनिंग अरेस्टर का जो लोकेशन होगा ग्रिड में जैसे हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, बहुत सारी चीज़ होता है, ट्रांसफार्मर हो गया, पोल हो गया, ठीक है। तो लाइटनिंग अरेस्टर का जो लोकेशन होता है ये ट्रांसफार्मर के पास होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर के पास हम लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि ट्रांसफार्मर हमारा एक बहुत ही कॉस्टली डिवाइस है, ठीक है। अगर इसके ऊपर मान लीजिए कभी भी अगर बिजली जो बिजली गिरता है, ठीक है, अगर बिजली गिरा तो ये हमारा ट्रांसफार्मर क्या होगा, पूरा पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि ट्रांसफार्मर के जितना नज़दीक हो सके वहाँ पे हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर लगाएं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाए सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोल्स विच कैरी ट्रांसफार्मर आर यूजुअली, देखिए बोल रहा है ऐसा कौन सा पोल है इन पांचों ऑप्शन में से जो ट्रांसफार्मर को कैरी करता है। तो ये है हमारा एच टाइप। एच टाइप देखिएगा बेसिकली पोल के किनारे जो लगा रहता है ट्रांसफार्मर का जो पोल होता है ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन होता है एच टाइप में, ठीक है, और इसी के ऊपर हम लोग ट्रांसफार्मर को रखते हैं, ठीक है, और इसी पोल को बोलते हैं एच टाइप। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ए टाइप अगर आपसे पूछता है ए टाइप किस में यूज़ करते हैं, तो ए टाइप जो पोल होता है ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ करते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन में जो डिज़ाइन होता है पोल का ये बेसिकली ए की तरह होता है, ठीक है। और आई टाइप बेसिकली हम लोग कॉलोनी में जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसमें यूज़ करते हैं आई टाइप, जैसे हमारा आरसीसी पोल हो गया या फिर वुडन पोल हो गया, ये सब में हमारा आई टाइप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राउंड वायर इज यूज टू। देखिए ग्राउंड वायर का फिर से मैंने बताया था ग्राउंड वायर क्यों यूज़ करते हैं। तो ग्राउंड वायर बेसिकली एक हमारा एक रास्ता होता है जिसके थ्रू हमारा जो लीकेज करंट होता है वो ग्राउंडेड हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कनेक्ट टू ए सर्किट कंडक्टर और अदर डिवाइस टू द अर्थ प्लेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर लॉस ड्यू टू कोरोना इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखिए कोरोना एक तरह का हमारा लॉसेस है जो ट्रांसमिशन लाइन में होता है, और कोरोना के थ्रू जो होता है जब हमारा कोरोना अकर होता है ट्रांसमिशन लाइन में तो एक हमारा हिसिंग साउंड, ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कोरोना में कैसा साउंड होता है, हिसिंग साउंड होता है और एक फेंट लूमिनस ग्लो होता है, ठीक है, यानी चिंगारी एक तरह से चमकीला सा निकलता है। इसका अगर कलर पूछेगा आपसे तो ये होता है ब्लूइश कलर, ठीक है, फेंट ब्लूइश कलर, ठीक है। तो कोरोना लॉस जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, ये है हमारा स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर।
ठीक है, यानी जो ट्रांसमिशन लाइन में जो हम लोग पोल यूज़ करते हैं, देखिए इस डायरेक्शन से समझते हैं। यहाँ पे देखिए जो क्रॉस आर्म है, यहाँ से हमारा वायर जाता है, ठीक है, और ये जो वायर के बीच में जो डिस्टेंस है इन दोनों बीच के, यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसके ऊपर ये डिपेंड नहीं होता। कोरोना हमारे इसके बीच ऊपर डिपेंड नहीं होता। कोरोना बेसिकली जो कंडक्टर का डायमीटर होता है, जो साइज है, इसके ऊपर डिपेंड होता है। यानी जितना ज़्यादा मोटा, यानी जितना थिक वायर यूज़ करेंगे हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में, कोरोना जो है उतना ही कम लॉस, यानी उतना ही कम होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रांसमिशन लाइन से पूछता है क्वेश्चन कि नीचे का तो आपको पता होगा, ये नीचे में जो होता है ये हमारा फेज होता है, ठीक है, लेकिन ऊपर में एक वायर जाता है, ठीक है, और ये बहुत ही पतला होता है, यानी नीचे का जो वायर है उसके थिकनेस से बहुत ही कम होता है, यानी उसका हाफ होता है। तो इसका क्या काम होता है, ठीक है, तो ये देखिए ये बेसिकली हमारा एक तरह से अर्थिंग बोलते हैं हम लोग, ठीक है, और इसका बेसिकली काम क्या होता है, जब भी हमारा क्लाइमेट यानी चेंज होता है, जैसे हम लोग ठनका बोलते हैं, जैसे ठनका गिरा तो हैवी वोल्टेज जो होता है इस ट्रांसमिशन टावर पे आके गिरता है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन टावर पे अगर हैवी वोल्टेज गिरेगा तो ये जितना भी हमारा वायर है यहाँ पे, ये इसको क्या करेगा, बर्बाद कर देगा। फिर जो इंसुलेटर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, उसको क्या करेगा, बर्बाद कर देगा। तो ये ऊपर वाला वायर बेसिकली हमारा ये पोल से कनेक्ट होकर ग्राउंडेड किया होता है, ठीक है, ताकि अगर वोल्टेज यानी ठनका का या फिर बिजली जब भी गिरेगा इसके ऊपर, तो हैवी वोल्टेज होता है सीधा हमारा ग्राउंड के अंदर चला जाए, और जो हमारे नीचे में जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है ये बचा का बचा रह जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन लाइन में जो हम लोग वोल्टेज सेंड करते हैं, यानी जो वोल्टेज ट्रांसमिट करते हैं, इस वोल्टेज का जो वैल्यू होता है बहुत ही हाई होता है, यानी हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं। तो हाई वोल्टेज ही क्यों ट्रांसमिट करते हैं, तो हाई वोल्टेज इसलिए ट्रांसमिट करते हैं ताकि हमारा ट्रांसमिशन लाइन का जो लॉसेस है वो कम हो जाए, और इसको मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में, तो आप उस क्वेश्चन को प्लीज़ देख लें। और ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है कि ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग हमेशा पावर जो ट्रांसमिट करते हैं वो हमेशा हाई वोल्टेज में क्यों करते हैं, ठीक है। तो हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करने का बेसिकली जो हमारा ट्रांसमिशन लॉसेस है वो कम हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूब यूज्ड फॉर द बस बार। देखिए बस बार होता क्या है इसको पहले समझते हैं। जब हमारा अल्टरनेटर जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, यानी 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देता है ये 11 kV का, ठीक है, तो ये हमारा बस बार में मिलता है, ठीक है। बस बार हमारा कुछ नहीं है, एक तरह का 3 फेज लाइन होता है, ठीक है, RYB, और ये जो बना होता है ये इसका आंसर एनी ऑफ द अबव, ठीक है, बार का भी होता है, रड का भी होता है, ट्यूब का भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसमिशन लाइन लिंक्स। देखिए मैंने आपको बताया था जो पावर सिस्टम इंट्रोडक्शन वीडियो उसमें बताया था ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है। देखिए जहाँ पे हम लोग जनरेटिंग करते हैं, जनरेशन करते हैं बिजली का 11 kV, और 11 kV को स्टेप अप करके हम लोग जो भेजते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो ट्रांसमिशन लाइन बेसिकली जनरेटिंग स्टेशन और रिसीविंग एंड स्टेशन को जोड़ता है, तो इसका आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली बूस्टर आर। देखिए बूस्टर क्या होता है, बूस्टर हमारा बेसिकली ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे डीसी सीरीज जनरेटर बोलेगा, अगर डीसी सीरीज जनरेटर होता तो डीसी सीरीज जनरेटर भी हम लोग मारते हैं, ठीक है। बूस्टर हम लोग का ट्रांसफार्मर और डीसी सीरीज जनरेटर दोनों एक ही जैसा होता है, नहीं, दोनों को हम लोग बूस्टर बोलते हैं, और ये हमेशा फीडर में लगा होता है, ठीक है। फीडर उसको बोलते हैं, उस ट्रांसमिशन लाइन को बोलते हैं जिसमें हमारा 11 kV और 33 kV जो होता है पावर सप्लाई होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 11 kV और 33 kV वाले जो लाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं फीडर, और फीडर में हम लोग बूस्टर लगाते हैं। बूस्टर इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, यानी जो लाइन के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको ये कॉम्पनसेट करता है, यानी उसको मिनिमाइज करता है, ठीक है। यानी जैसे मान लीजिए अगर 10 kV हमारा 11 kV हमारा मान लीजिए पावर ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, इसमें हमारा मान लीजिए 1 kV जो होता है हमारा लॉसेस में, यानी वोल्टेज ड्रॉप में ये चला गया, ठीक है। तो इस 1 kV को बचाने के लिए, ठीक है, इसको हमारा जो है 11 kV मिलता रहे सिस्टम में, इसके लिए हम यूज़ करते हैं बूस्टर। बूस्टर हमारा ट्रांसफार्मर, नहीं तो फिर हमारा डीसी सीरीज जनरेटर होता है, और ये फीडर में कनेक्टेड होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेग्लेक्टेड इन द एनालिसिस ऑफ द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। देखिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में बेसिकली हम लोग कैपेसिटेंस को नेग्लेक्ट करके चलते हैं, कैपेसिटेंस को नहीं लेके चलते हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में बेसिकली रेजिस्टेंस और इंडक्टर को लेकर के चलते हैं जब हम लोग को उसका जो इफिशिएंसी निकालना होता है उस समय। और यहाँ पे एक और जो नया टर्म है ये है शंट एडमिटेंस, ठीक है, यानी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में शंट एडमिटेंस को नहीं लेके चलते हैं, ठीक है। और शंट एडमिटेंस, देखिए एडमिटेंस क्या होता है, एडमिटेंस हमारा इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है।
यानी एडमिटेंस बराबर हो जाएगा 1/z, इसी को बोलते हैं हम लोग एडमिटेंस, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में एडमिटेंस को नहीं लेके चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइटनिंग अरेस्टर इज यूजुअली लोकेटेड नियर टू द, देखिए अभी मैंने बताया था आपको लाइटनिंग अरेस्टर हम लोग बेसिकली ट्रांसफार्मर के पास में लगाते हैं, ठीक है। और लाइटनिंग अरेस्टर का जो काम होता है वो जो लाइटनिंग होता है यानी नेचुरल हजार्ड में जो हमारा लाइटनिंग आता है, इसमें हैवी वोल्टेज जो होता है इंड्यूस होता है। जो वोल्टेज का जो रेंज होता है वो 500 केवी या फिर 100 केवी या फिर 1000 केवी होता है। तो ये अगर हमारे सिस्टम पे आके डायरेक्ट गिरेगा तो ये हमारा सिस्टम बर्बाद कर सकता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जिसका कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे लाइटनिंग अरेस्टर यूज़ करते हैं। तो लाइटनिंग अरेस्टर का जो लोकेशन होता है वो ट्रांसफार्मर के पास होता है। देखिए यहाँ पे एक नया टर्म है आइसोलेटर। आइसोलेटर का काम क्या होता है, ये बेसिकली हमारा जो पूरा सिस्टम है, मान लीजिए किसी सिस्टम के अंदर फॉल्ट आया, ठीक है। मान लीजिए ये ए वायर है, ठीक है, जिससे करंट जा रहा है। मान लीजिए ये हमारा 11 केवी लाइन है, ठीक है। इसके बीच में कहीं पे हमारा फॉल्ट आ गया, यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा फॉल्ट आ गया, ठीक है। अब जैसे ही फॉल्ट आया तो क्या करेगा, सर्किट ब्रेकर क्या करता है, इसको ब्रेक करता है, यानी यहाँ पे हमारा ये ब्रेक हो जाएगा, यानी यहाँ से ये टूट गया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हमारा ब्रेक हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक जो है, यहाँ तक हमारा क्या है, करंट आ रहा है, ठीक है। लेकिन इस वाले सिस्टम में हमारा करंट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं, इस सिस्टम को हम लोग आइसोलेट कर देते हैं, ठीक है, जिससे हमें जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर फिर से हमारा करंट नहीं है, ठीक है। आइसोलेटर बेसिकली हमारा एक तरह से इंसुलेटर की तरह काम करता है, ठीक है। कहने का मतलब ये, अगर मान लीजिए घर में हमारा जो वायर है, ठीक है, एक वायर आ रहा है, ठीक है, अगर इसके ऊपर का जो पीवीसी वायर है, ये पीवीसी वायर मान लीजिए कट गया है या फिर किसी कारण डैमेज हो गया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, शॉक ना लगे हम लोग को, तो यहाँ पे टेप मारते हैं, इलेक्ट्रिक टेप मारते हैं, ठीक है। तो आइसोलेटर बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन में कोई भी फॉल्ट होता है तो वहाँ पे हम लोग टेप यूज़ ना करके आइसोलेटर यूज़ करते हैं, जो कि हमारे सिस्टम को जब तक हमारा फॉल्ट क्लियर ना हो जाए तब तक हम लोग उसमें इजीली काम कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्क, ठीक है। सर्किट ब्रेकर मैंने बताया था, सर्किट ब्रेकर हमारा एक तरह का प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो बेसिकली सर्किट को कट कर देता है जब भी कोई फॉल्ट आता है, ठीक है। बस बार मैंने अभी बताया था, बस बार हम लोग का बेसिकली 3 फेज लाइन होता है जिससे हम लोग अल्टरनेटर का जो आउटपुट मिलता है उससे हम लोग कनेक्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई वोल्टेज फॉर ट्रांसमिटिंग पावर इज इकोनॉमिकली अवेलेबल फ्रॉम। देखिए हाई वोल्टेज जब हम लोग को भेजना होता है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करना होता है, तो हम लोग सबसे ज़्यादा एसी को प्रेफर करते हैं, ठीक है। एसी में हम लोग बेसिकली जब भेजते हैं तो हमारा वोल्टेज जो होता है, यानी सिस्टम का जो वोल्टेज होता है हमेशा हाई होता है और करंट का जो वैल्यू होता है वो लो होता है, यानी हाई वोल्टेज और करंट लो होता है, ठीक है। हाई वोल्टेज क्यों यूज़ करते हैं, मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे जो हमारा लॉसेस है यानी पी लॉसेस है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/v², ठीक है। यानी वोल्टेज हमारा जितना ज़्यादा होगा तो सिस्टम में हमारा पावर लॉसेस उतना ही कम होगा, इसलिए हम लोग हाई वोल्टेज ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिड ग्राउंडिंग इज यूज्ड फॉर द वोल्टेज बिलो। देखिए सॉलिड ग्राउंडिंग जो होता है 650 वोल्टेज के अंदर में हम लोग करते हैं। और सॉलिड ग्राउंडिंग होता है क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम लोग घर में बेसिकली एक लोहे के पाइप को या फिर लोहे के रड को अगर ज़मीन में गाड़ देते हैं, ठीक है, और यहाँ से अगर हम लोग कनेक्शन लेते हैं, यानी जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट हुआ इसका कनेक्शन लेते हैं, तो इसको बोलते हैं सॉलिड ग्राउंडिंग, ठीक है। यही हमारा होता है सॉलिड ग्राउंडिंग। और सॉलिड ग्राउंडिंग बेसिकली हमारा दो तरह का होता है, एक होता है हमारा प्लेट अर्थिंग, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा पाइप अर्थिंग। तो पाइप अर्थिंग बेसिकली हम लोग घर में यूज़ करते हैं, ठीक है, और प्लेट अर्थिंग बेसिकली इंडस्ट्रियल एरिया में यूज़ होता है, ठीक है। प्लेट अर्थिंग में हमारा जो प्लेट होता है, अंदर में प्लेट डालते हैं, कॉपर का प्लेट होता है ये, और इस प्लेट से जो होता है वायर या फिर रड जो होता है वेल्डिंग किया हुआ रहता है और ये डायरेक्ट हमारे सिस्टम से कनेक्टेड होता है, ठीक है। यानी यहाँ से वायर ले जाकर के हम लोग बाहर ले जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इंडस्ट्रियल एरिया में हम लोग प्लेट अर्थिंग क्यों यूज़ करते हैं, देखिए जैसा आपको पता है R = होता है रो L/एरिया, ठीक है। यानी एरिया को अगर हम लोग बढ़ा देंगे, देखिए यहाँ पे प्लेट यूज़ कर रहे हैं तो प्लेट में सिंपल सी बात है हमारा जो एरिया है एज कम्पेयर टू पाइप, ठीक है, यानी ये पाइप है मान लीजिए ये हमारा, तो इससे एरिया हमारा ज़्यादा है प्लेट का, तो प्लेट का जितना ज़्यादा एरिया है उतना हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होता है, हमारा हैवी मोटर यूज़ करते हैं, यानी थ्री फेज में तो न्यूट्रल चाहिए नहीं, ठीक है, हैवी मोटर यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे अगर बेसिकली बताऊँ तो प्लेट अर्थिंग वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारा जो लोड होता है बहुत ही हैवी होता है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग प्लेट अर्थिंग यूज़ करते हैं। और
प्लेट अर्थिंग का बेसिकली रेजिस्टेंस होता है बहुत कम होता है, जिससे कि अगर कोई भी कभी भी सिस्टम के अंदर फॉल्ट होता है तो हमारा करंट जो है, लीकेज करंट डायरेक्टली जो है हमारा ज़मीन के अंदर चला जाएगा विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, ठीक है। और पाइप अर्थिंग जो होता है हम लोग घर में यूज़ करते हैं, हर किसी के घर में होता है, ठीक है। तो सॉलिड ग्राउंडिंग यही होता है हमारा, और सॉलिड ग्राउंडिंग बेसिकली हम लोग 650 वोल्टेज या फिर 660 वोल्टेज के अंदर में करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग इज यूज्ड फॉर द वोल्टेज बिटवीन। देखिए रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग भी एक तरह का हमारा ग्राउंडिंग है, नाम से पता चल रहा है रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग, यानी जब हम लोग ग्राउंड करेंगे तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस लगा होगा, ठीक है, और इसके बाद हमारा क्या होगा, ग्राउंडेड होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है ये डिपेंड होता है कि हमें कितना जो है हमारा लोड फ्लक्चुएशन होता है। ये बता रहा हूँ मैं, ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब हम लोग स्टार कनेक्शन यूज़ करते हैं। देखिए इस तरह से हमारा स्टार कनेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं फिगर थोड़ा अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ। इस तरह से स्टार कनेक्शन करते हैं और उसके बीच में जो होता है हमारा ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस लगा करके, यानी न्यूट्रल पॉइंट में रेजिस्टेंस लगा के इसको ग्राउंड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस इसलिए लगाते हैं ताकि अगर सिस्टम में अनबैलेंस लोड हुआ, ठीक है, अनबैलेंस लोड होने के कारण क्या होता है, इन तीनों फेज के अंदर जो होता है सिस्टम हमारा, यानी इन तीनों फेज के अंदर जो वोल्टेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, यानी घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा। तो इन तीनों फेज के अंदर, यानी आर वाई और बी, इन तीनों फेज के अंदर जो है हमारा वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग, ठीक है। और जब भी हमारे सिस्टम में अनबैलेंस वोल्टेज होता है, यानी वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होता है, तो ये रेजिस्टेंस क्या करता है, उस हैवी वोल्टेज को, या फिर जो हमारा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स दे रहा है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स देने का मतलब कभी भी हमारा हाई वोल्टेज नहीं तो कभी भी हमारा लो वोल्टेज हो रहा है, तो इसको ये रेजिस्टेंस क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग। और रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं 33 kV टू 11 kV, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक और जो ये बी ऑप्शन है हमारा, बी ऑप्शन भी देखिए मिल रहा है, मैच कर रहा है हमारा 11 kV टू 33 kV। तो उसका बी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस मैंने बताया, रेजिस्टेंस जो होता है हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे जहाँ पे हमारा वोल्टेज हाई होगा, यानी वोल्टेज अगर इंक्रीज का होगा तो ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, उस वोल्टेज को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बताता हूँ अच्छे से, ये अगर वोल्टेज हमारा इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, इसको बैलेंस करने के लिए एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी इस हैवी वोल्टेज को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए हमारा ये हैवी वोल्टेज में यूज़ करते हैं, यानी 33 kV टू 11 kV, ठीक है। 11 kV टू 33 kV कभी नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा कम करता है, जिस सर्किट में आप रेजिस्टेंस को लगा दीजिएगा वो हमेशा कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस। देखिए ट्रांजिएंट होता क्या है, जब आप कंट्रोल सिस्टम पढ़िएगा तो इसमें हमारा दो चीज़ आता है, पहला एक ट्रांजिएंट रिस्पांस और दूसरा हमारा स्टेडी स्टेट, ठीक है। ट्रांजिएंट में क्या होता है, मैं ट्रांजिएंट में बता रहा हूँ आपको, ट्रांजिएंट, ठीक है। अभी देखिए एक्चुअली मैं अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ, आप लोग ने कमेंट भी किया था कि आप जो लिख रहे हैं वो सही समझ में नहीं आ रहा है। अभी बेसिकली जो मैं लिख रहा हूँ ये मैं माउस से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो माउस से लिखने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो अभी मैंने लाइट पेन के लिए ऑर्डर किया है, तो हो सकता है कि इस वीक में मेरे पास आ जाए, तो लाइट पेन से मैं वीडियो बनाऊंगा तो फिर वो ज़्यादा आपको क्लियरली मिलेगा, ठीक है। तो देखिए ट्रांजिएंट रिस्पांस में क्या होता है, जब हमारा आउटपुट यानी जो वोल्टेज मिल रहा है ये आउटपुट हमारा अनबैलेंस होता है, यानी कभी हाई वोल्टेज मिलेगा कभी लो वोल्टेज मिलेगा, नहीं तो कभी बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ठीक है, या फिर ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस, ठीक है। एक होता है हमारा स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट क्या होता है, यानी हमारा जो साइकिल मिल रहा है ये यूनिफॉर्म वोल्टेज मिलेगा, यानी जिस अगर 10 वोल्ट मिल रहा है तो ये हमेशा 10 वोल्ट ही मिलेगा, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेडी स्टेट, ठीक है। और एक होता है हमारा डैम्पिंग, ठीक है। डैम्पिंग क्या होता है, डैम्पिंग हमारा उसे उसे बोलते हैं जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को जो होता है कम करता है, यानी ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जैसे मान लीजिए है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है फिर घट रहा है घट रहा है, यानी इस तरह से ये क्या होता है, स्टेडी स्टेट में आ जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग डैम्पिंग, ठीक है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस होता है सिस्टम के अंदर किसके कारण होता है, फॉल्ट के कारण, लोड वेरिएशन के कारण, स्विचिंग ऑपरेशन के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सिस्टम में फॉल्ट होगा फिर भी हमारा वोल्टेज अप डाउन होगा, अगर लोड वेरिएशन करेंगे, यानी अभी मान लीजिए 10 kV का लोड लगाएं, ठीक है, यानी 10 किलोवाट का लोड लगाएं फिर 15 किलोवाट का लोड लगाएं, तो इसके कारण भी हमारा क्या होगा, ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस होगा। उसका स्विचिंग ऑपरेशन यानी ऑन ऑफ करिएगा किसी भी एपरेटस को, घर में भी अगर फ्रिज बंद कीजिएगा, फिर जो हमारा समर्सेबल मोटर है उसको बंद किया तो हमारा वोल्टेज फ्लैक्चुएट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है
अ सिंक्रोनस कंडेंसर इज जनरली इंस्टॉल्ड एट द, देखिए सिंक्रोनस कंडेंसर बेसिकली हमारा एक सिंक्रोनस मोटर होता है, ठीक है, और ये बेसिकली हम लोग पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं सिंक्रोनस मोटर। और इसका जो कंडीशन होता है ये होता है ओवर एक्साइटेड, यानी जो मोटर होगा ये हमारा ओवर एक्साइटेड होगा अंडर नो लोड कंडीशन, यानी मोटर पे हम लोग कोई लोड नहीं लगाते हैं, ठीक है, अंडर नो लोड कंडीशन। और जैसा मैंने बताया ये पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और ये हमेशा रिसीविंग एंड पे होता है लगा हुआ, ठीक है, ये आपको याद रखना है, सिंक्रोनस कंडेंसर हमेशा हम लोग रिसीविंग एंड पे यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसीविंग एंड कहने का मतलब ये भी समझ लीजिए आप, अगर आपको नहीं पता तो ये मान लीजिए ये हमारा जनरेटिंग स्टेशन है, ठीक है, जनरेटिंग स्टेशन पे हमने 11 केवी जनरेट किया वोल्टेज। अब इस 11 केवी को क्या करते हैं हम लोग, स्टेप अप करते हैं, ठीक है, स्टेप अप कितने में करते हैं, तो 400 केवी में करेंगे, नहीं तो 132 में, नहीं तो 220 में, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हम लोग भेजते हैं, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन पे जहाँ पे हम लोग इसको रिसीव करते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग रिसीविंग एंड स्टेशन, ठीक है, और रिसीविंग एंड स्टेशन पे हम लोग हमेशा वोल्टेज को क्या करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पीडेंस रिले इज यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन। देखिए इम्पीडेंस रिले हम लोग बेसिकली यूज करते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए, ठीक है, और रिले क्या होता है, रिले हमारा एक तरह से प्रोटेक्टिव डिवाइस है, ठीक है, जो एक सिग्नल जनरेट करता है सर्किट ब्रेकर को, ठीक है, और सर्किट ब्रेकर जो होता है हमारा सर्किट को जो है ब्रेक कर देता है, ठीक है। और सर्किट ब्रेकर जब मैं स्विच गियर का वीडियो बनाऊंगा, हो सकता है 10 दिन के अंदर मैं बना के अपलोड कर दूं तो उसमें बताऊंगा सर्किट ब्रेकर और रिले के बारे में तो रिले हमारा एक तरह का डिवाइस है, प्रोटेक्टिव डिवाइस है, जो सिग्नल देता है सर्किट ब्रेकर को कि यहाँ पे फॉल्ट हो गया, अब आपको क्या करना है, सर्किट को ब्रेक करना है, यानी हमारा जो लोड लगा हुआ है इसको हमारा नुकसान ना हो, यानी लोड को कोई नुकसान ना हो, उसके लिए हम लोग प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं सर्किट ब्रेकर, ठीक है। सर्किट ब्रेकर डिफरेंट टाइप्स होता है, तो यहाँ पे यही बोला ट्रांसमिशन लाइन में जो हम लोग इम्पीडेंस रिले यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं, तो ये हमेशा मीडियम के लिए होता है। शॉर्ट पूछेगा आपके लिए, तो शॉर्ट जो होता है, शॉर्ट में रिएक्टेंस रिले होता है, ठीक है, और लॉन्ग में पूछेगा तो लॉन्ग में हम लोग यूज करते हैं महो रिले, ठीक है, ये याद रखना है आपको। और इसका एक ट्रिक मैं बताता हूँ जो कि बहुत ही बेस्ट ट्रिक है। देखिए इसको याद कर लीजिए, आर एस एक तरह का एक वाइन का नाम है, ठीक है, और ml, ठीक है, यानी आर एस आपको ड्रिंक यानी पीना है ml में यानी मिलीलीटर में, ठीक है, तो L जो हो गया ये हमारा हो गया लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग में हो गया M से महो, ठीक है, और आर एस यानी शॉर्ट के लिए यूज करते हैं रिएक्टेंस, और बाकी जो बचा हमारा मीडियम, तो मीडियम के लिए यूज करते हैं हम लोग इम्पीडेंस रिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ यूजिंग बूस्टर इज टू। देखिए सबसे पहले बूस्टर समझते हैं होता क्या है। बूस्टर हम लोग वहां पे यूज करते हैं जब हमारे ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है, यानी मान लीजिए हमने सेंड किया है, ठीक है, 11 के वो भेज रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे रिसीविंग एंड स्टेशन पे जो हम लोग को वोल्टेज मिला ये मान लीजिए हमारा 8 केवी मिला, नहीं तो 9 केवी मिला, ठीक है, यानी बीच में जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप हुआ 3 केवी का या फिर 2 केवी का जो भी, तो इस वोल्टेज ड्रॉप से बचने के लिए हम लोग एक इक्विपमेंट यूज करते हैं, एक डिवाइस यूज करते हैं जिसे बोलते हैं बूस्टर, ठीक है। और बूस्टर बेसिकली हमारा एक डीसी सीरीज जनरेटर होता है, ठीक है, नहीं तो फिर हमारा ट्रांसफार्मर होता है, और यही दोनों हमारा बेसिकली बूस्टर होता है। आपसे पूछेगा डीसी सीरीज जनरेटर का कहाँ यूज करते हैं, तो ये बेसिकली बूस्टर की तरह यूज करते हैं। और बूस्टर या तो डीसी सीरीज जनरेटर होगा, नहीं तो हमारा ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है, जो कि वोल्टेज ड्रॉप कहीं पे भी होता है हमारे सिस्टम में तो उसको कॉम्पनसेट करता है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, कॉम्पनसेट फॉर द वोल्टेज ड्रॉप। और बूस्टर हमेशा जो है सीरीज में कनेक्टेड होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, सीरीज में कनेक्टेड होता है, और ये फीडर में कनेक्टेड होता है। फीडर मतलब वैसा ट्रांसमिशन लाइन जिसमें 11 केवी और 33 केवी जो हम लोग वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं फीडर। 33 केवी और 11 केवी ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग बोलते हैं फीडर, और फीडर में हम लोग बूस्टर लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज इंक्रीज्ड। देखिए अभी मैंने क्वेश्चन बताया था कि अगर हम लोग ट्रांसमिशन टावर का अगर हाइट इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो कैपेसिटेंस है, यानी जो हमारा आर एल और सी जो पैरामीटर है ट्रांसमिशन लाइन में, तो हमारा जो कैपेसिटेंस है ये वेरी करता है, यानी चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि अगर हम लोग ट्रांसमिशन टावर का हाइट अगर इंक्रीज करते हैं तो जो हमारा कैपेसिटेंस होता है, यानी लाइन कैपेसिटेंस जो हमारा डिक्रीज हो जाता है, लेकिन जो इंडक्टेंस है वो सेम का सेम रहता है, यानी इंडक्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है अगर हम लोग ट्रांसमिशन टावर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है।
तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कैसे होता है ये, तो इसका आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ आइस ऑन ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर इज टू इंक्रीज द। देखिए जब हमारा क्लाइमेट चेंज होता है यानी वेदर चेंज होता है तो आइस गिरता है, ठीक है, यानी बर्फ गिरता है। तो बर्फ गिरने से क्या होता है, ये जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, तो इसके पास जो होता है एक बर्फ का लेयर जम जाता है, ठीक है, यानी आइस इसके ऊपर जम जाता है, एक आइस का कोटिंग हो जाता है। तो आइस का कोटिंग होने के कारण क्या होता है, इस ट्रांसमिशन लाइन का यानी जो ये तार है इसका वेट इंक्रीज हो जाता है। तो वेट इंक्रीज होता है तो हमारा जो सैग होता है, ये सैग जो है ट्रांसमिशन लाइन का बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेट ऑफ कंडक्टर जो है हमारा बढ़ जाएगा, जिसके कारण सैग हमारा इंक्रीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द परमिसिबल वोल्टेज वेरिएशन इज। देखिए ये हमारा होता है बेसिकली 10%, ठीक है, और ये जो वोल्टेज वेरिएशन होता है यानी जो हमारा अलाउड होता है वोल्टेज अलाउड, जो वोल्टेज का वेरिएशन होगा वो हमारा 10% ही अलाउ होता है। अगर इससे ज़्यादा वेरिएशन होता है तो हमारा एक तरह से ये लॉसेस में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए, ये मान लीजिए हमारा एक सेंडिंग स्टेशन है, ठीक है, जहाँ से हम लोग पावर को भेज रहे हैं। मान लीजिए यहाँ से हम लोग 11 के भी भेज रहे हैं, और एक है हमारा रिसीविंग, ठीक है, यानी रिसीविंग स्टेशन होगा जहाँ पे हमारा जो रिसीव करेंगे पावर को। ये मान लीजिए हमारा यहाँ पे 11 के बी यहाँ से भेजा गया, लेकिन हम लोग रिसीव कर रहे हैं सिर्फ 10 के बी, नहीं तो 9 के बी, ठीक है। तो जो यहाँ पे वोल्टेज वेरिएशन हो रहा है यानी वोल्टेज का चेंजिंग हो रहा है, फिर वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा है वो 10% ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होता है तो ये एक तरह से हमारा लॉसेस है, और वो हमारा सिस्टम जो होगा उसका एफिशिएंसी बहुत ही पुअर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बूस्टर इज कनेक्टेड इन। देखिए अभी मैंने बताया था बूस्टर जो है हमारा सीरीज में कनेक्टेड होता है विद द फीडर, ठीक है, और फीडर जो होता है ये 11 के बी और 33 के बी ट्रांसमिशन लाइन को बोलते हैं। और जो हमारा बूस्टर होता है, ये बूस्टर जो है ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको ये कॉम्पनसेट करता है, ठीक है। और बूस्टर हमारा बेसिकली एक ट्रांसफार्मर होगा, नहीं तो फिर एक डीसी सीरीज जनरेटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ द एसी ट्रांसमिशन सिस्टम ओवर डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम। तो देखिए इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, इसका आंसर होगा डी, लेस लॉसेस इन ट्रांसमिशन लाइन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, यानी लॉन्ग डिस्टेंस पे जब हम लोग एसी को ट्रांसमिट करते हैं तो उसके अंदर जो लॉसेस होता है वो बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू डीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेप अप सब स्टेशन एसोसिएटेड। देखिए बोल रहा है इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा स्टेशन है जहाँ पे हम लोग वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं। तो देखिए इसका आंसर होगा डी, जनरेटिंग स्टेशन। जनरेटिंग स्टेशन ही एक ऐसा सब स्टेशन होता है हमारा जहाँ पे हम लोग वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं, ठीक है, यानी जो 11 के बी जनरेट होता है भारत में, इसको हम लोग स्टेप अप करते हैं, ठीक है, 220 के बी में, 400 के बी में, नहीं तो फिर हमारा 132 के बी में। इसके बाद जितना भी सब स्टेशन आता है, जैसे हमारा रिसीविंग इन स्टेशन हो गया, फिर डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, फिर प्राइमरी सब स्टेशन हो गया, वहाँ पे हम लोग हमेशा वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं। तो इसका आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन चारों विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सपेंसिव, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, डबल बस बार एंड डबल ब्रेकर। देखिए ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव क्यों होगा, क्योंकि इसमें डबल बस बार है यानी जो वायर यूज करेंगे ये हमारा 2 होगा, ठीक है। उसका डबल ब्रेकर यानी कभी भी फॉल्ट होगा तो इसमें हम लोग प्रोटेक्शन के लिए जो ब्रेकर यूज करेंगे वो 2 होगा, ठीक है, यानी सीबी जो यूज करेंगे हम लोग 2 यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो बाकी है सिंगल बस बार जो होता है सबसे सस्ता होता है। आपसे कोई पूछा सबसे चीपेस्ट कौन सा होता है, तो सबसे चीपेस्ट हमारा सिंगल बस बार सीम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द एग्जैक्ट कॉम्पनसेटिंग वोल्टेज ड्रॉप इन द फीडर द बूस्टर। देखिए बूस्टर हमारा बेसिकली जो होता है ये लीनियर होना चाहिए, जो वोल्टेज और करंट जो है, लीनियर का मतलब यहाँ पर समझ लीजिए पहले, लीनियर का मतलब हुआ अगर हम लोग वोल्टेज को बढ़ाएंगे या फिर करंट को बढ़ाएंगे तो हमारा जो ग्राफ होगा ये इस तरह से जाएगा, यानी वोल्टेज बढ़ेगा तो हमारा करंट भी बढ़ेगा, या तो करंट बढ़ेगा तो हमारा वोल्टेज भी बढ़ेगा। तो ये बूस्टर जो होना चाहिए हमारा लीनियरली काम करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग द साइज ऑफ फीडर डिपेंड्स। देखिए फीडर का जो साइज होता है किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो ये होता है हमारा वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप जितना ज्यादा होगा फीडर का साइज उतना ही ज्यादा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ग्राउंडिंग वायर। देखिए ग्राउंडिंग वायर में जो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं ये होता है हमारा गैल्वेनाइज्ड स्टील, ठीक है। गैल्वेनाइज्ड स्टील इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसमें जंग लगने का जो चांसेस होता है बहुत ही कम होता है। और गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग आयरन के ऊपर जो है जिंक का एक लेयर चढ़ाते हैं, ठीक है। और ये
कॉरिजन से बचाता है, यानी लोहे के अंदर जंग ना लगे, तो उससे बचने के लिए हम लोग एक प्रोसेस यूज करते हैं जिसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। और ये ग्राउंडिंग वायर है, तो ग्राउंड वायर में सिंपल सी बात है, हमारा जो मॉइस्चर होगा जमीन के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा होगा तो वहाँ पे जंग लगने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग गैल्वेनाइज्ड स्टील यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन फॉर ट्रांसमिटिंग पावर विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी डिक्रीज। देखिए एक हमारा मान लीजिए ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन है और उसका जो कैपेसिटी है अभी पावर ट्रांसमिट करने का ये है मान लीजिए हमारा 132 kV, ठीक है। और हम चाहते हैं कि इसका जो कैपेसिटी है पावर ट्रांसमिट करने का इसको हम लोग इंक्रीज करें, यानी 132 kV ना भेज करके हम चाहते हैं कि इसमें 150 kV भेजे, 160 kV भेजे या फिर 200 kV भेजे, ठीक है। तो इस ट्रांसमिशन लाइन का जो पावर है यानी जो लिमिटेड पावर को इंक्रीज करना है तो हम लोग लाइन इंडक्टेंस को घटा देंगे, ठीक है। यानी लाइन इंडक्टेंस को जब हम लोग डिक्रीज करेंगे तो हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन का जो पावर होगा, कैपेसिटी पावर होगा, वो बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? देखिए यहाँ पे इंडक्टेंस समझिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ट्रांसमिशन टावर में, यहाँ पे देखिए ये हमारा ट्रांसमिटिंग टावर का डायग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से कुछ वायर क्रॉस करता है, ठीक है। ये यहाँ से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। ये देखिए यहाँ से हमारा ट्रांसमिशन टावर से जो है वायर क्रॉस करता है, ठीक है, एंड लाइन वायर। तो इन वायर में क्या होता है, आपको पता है किसी भी वायर में जब करंट फ्लो होता है तो एक ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, यानी आसपास में जो है अपना ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए हमारा ढेर सारा वायर जा रहा है, यानी 6 वायर जा रहा है लाइन वाला। तो यहाँ पे क्या होता है, हर एक वायर में एक अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ फ्लोइंग ऑफ करंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसका डायरेक्शन जो है, करंट का जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन होता है, ठीक है, ये क्या होता है, साइनोसोडियल होता है, यानी कुछ इस तरह से होता है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है ये भी हमारा कुछ इसी तरह से बनता है, यानी अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिसके कारण करंट जो फ्लो हो रहा है इसके अंदर इसको परेशानी होता है, यानी आगे बढ़ने में करंट को परेशानी होता है बिकॉज ऑफ लाइन इंडक्टेंस। तो इसलिए अगर हम लोग इंडक्टेंस को डिक्रीज कर देंगे तो हमारा जो ट्रांसमिटिंग पावर कैपेसिटी होगा ट्रांसमिशन लाइन का वो इंक्रीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन लाइन में जो हम लोग कंडक्टर यूज करते हैं, यानी जो वायर होता है हमारा ये सस्पेंडेड होता है, ठीक है। सस्पेंडेड का मतलब लटका हुआ। यहाँ पे देखिए मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये कुछ इस तरह से होता है लटका हुआ, यानी नीचे में जो होता है टंगा हुआ रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसी को बोलते हैं हम लोग सस्पेंडेड, ठीक है। और एक जो हमारा कॉलोनी ऐसा में जो पोल होता है वहां पे देखिए जो हम लोग वायर यूज करते हैं वो ऊपर से जाता है, यानी इस ये पोल है हमारा, इस पोल के ऊपर से जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जब यूज करते हैं हम लोग, दो तरीके से हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं, एक सस्पेंडेड में और एक हमारा इस तरह से जिसे हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में बोलते हैं इस पोल के ऊपर से जाता है, ठीक है। यहाँ पे इंसुलेटर लगा रहता है, पिन इंसुलेटर से जो होता है हमारा वायर क्रॉस करता है, ठीक है। तो ये जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग ये सस्पेंडेड इसलिए रखते हैं ताकि हमारा जो ग्राउंड क्लियरेंस है, वायर का जो जमीन से ग्राउंड क्लियरेंस है वो बढ़ जाए, यानी इंक्रीज हो जाए, ठीक है। और इसलिए हम लोग इंक्रीज करना चाहते हैं ग्राउंड क्लियरेंस, क्योंकि ये हैवी वोल्टेज है, हाई वोल्टेज है, इसमें जितना भी ट्रांसमिशन लाइन है हमारा उसमें वोल्टेज जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। और हाई वोल्टेज के कारण क्या होता है कि एयर में जितना भी पार्टिकल मौजूद है, ठीक है, इसको आयोनाइज करने का कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होगा अगर इसमें वोल्टेज हाई होगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो ग्राउंड क्लियरेंस है ज़मीन से लाइन तक का जो लाइन वायर है उसका ज़्यादा हो। और ये जो ओवरहेड लाइन जो हम लोग का ट्रांसमिशन टावर होता है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक डेंजर जोन भी लिखा हुआ रहता है यहाँ पे कि इसके ऊपर आपको जाइएगा तो फिर यहाँ से ये कैच कर लेगा, यानी आपको शॉक लग सकता है, क्योंकि इसमें हैवी वोल्टेज है और हैवी वोल्टेज होता है एयर में जितना भी पार्टिकल है उसको आयनाइज करके रखता है, ठीक है। तो यही रीज़न है कि हम लोग चाहते हैं कि ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि जितने भी नीचे में इंसान लोग हैं या फिर जो जानवर ये सब जाता है उन लोग को नुकसान कम हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इंक्रीज द क्लियरेंस फ्रॉम द ग्राउंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एज कम्पेयर टू द केबल्स द डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर हम लोग ओवरहेड लाइन को अंडरग्राउंड केबल से कंपेयर करते हैं तो ट्रांसमिशन लाइन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का क्या डिसएडवांटेज है। तो देखिए ट्रांसमिशन लाइन में सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है कि हमारा जो कैपेसिटेंस, यानी दो चीज़ फॉर्म होता है, कैपेसिटेंस फॉर्म होता है, उसके बाद हमारा एक इंडक्टेंस फॉर्म होता है, ठीक है, जिसके कारण हमारा ट्रांसमिशन लाइन का जो लॉसेस है यानी लॉस जो है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और
और भी इसका लॉसेस है, जैसे मान लीजिए इसमें कोरोना लॉस होता है, स्किन इफेक्ट होता है, ये सब जो भी हमारा लॉसेस है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। और देखिए ऑप्शन सी जो है एटमॉस्फेरिक हैजार्ड्स, ठीक है, लाइक स्मोक, आइस, विंड, तो इसके कारण क्या होता है, देखिए हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन होता है बेसिकली, मान लीजिए ये पोल हमारा 1 है, इसका मैं नाम दे देता हूँ P1, और एक पोल दूसरा है हमारा, ये है P2, ठीक है। अब ट्रांसमिशन लाइन जो है इन दोनों पोल से कुछ इस तरह से क्रॉस होके गुजरता है, ठीक है, यानी बीच में जो है हमारा सैग बनता है, ठीक है, यानी जो हमारा वायर सबसे ज्यादा बेंड होता है उसको बोलते हैं हम लोग सैग, यानी बीच में आके झुकता है। तो सैग बेसिकली हमारा अगर विंटर है, ठीक है, विंटर में क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है जिसके कारण हमारा आइस, यानी कहीं पे हमारा आइस गिरता है, तो आइस क्या होता है, इस वायर के ऊपर जो होता है जम जाता है, ठीक है। इस वायर के ऊपर जमने के कारण क्या होता है, ये जो सैग है, ये सैग हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा जो वेट है वायर का ये बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बहुत सारा लॉसेस होता है ट्रांसमिशन लाइन में, जो कि हमारा ये अंडरग्राउंड केबल्स के अंदर नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है द लिमिट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में बी इंक्रीज बाय द यूज ऑफ। देखिए जिस तरह से हम लोग का ट्रांसमिशन लाइन में 3 तरह का डिस्टेंस होता है, 3 पार्ट में बांटा गया ट्रांसमिशन लाइन को। पहला है हमारा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, दूसरा है मीडियम, और तीसरा है लॉन्ग, ठीक है। तो शॉर्ट में क्या होता है, हमारा कैपेसिटेंस जो होता है इसको हम लोग ले करके नहीं चलते, यानी इसको कैपेसिटेंस को नेग्लेक्ट करके चलते हैं। मीडियम में और लॉन्ग में हम लोग कैपेसिटेंस को लेकर चलते हैं, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस तीनों को लेकर चलते हैं। क्यों लेके चलते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन पूछा है कि अगर ट्रांसमिशन लाइन का डिस्टेंस बढ़ाना हो, ठीक है, लिमिटेड डिस्टेंस को बढ़ाना होगा, तो हम लोग किस चीज को इंक्रीज करेंगे, तो इसका आंसर होगा सी, सीरीज कैपेसिटर्स एंड शंट रिएक्टर, ठीक है। देखिए कैपेसिटर जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज करता है, ठीक है, तो अगर आप सीरीज में कैपेसिटर ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज करेगा, लेकिन करंट को अलाउ करेगा। और करंट में, यानी जो सीरीज में होता है हमारा करंट क्या होता है, सेम होता है, हर ब्रांच में सीरीज में करंट सेम होता है, इसलिए हम लोग कैपेसिटर जो है सीरीज में लगाएंगे। और शंट रिएक्टर, रिएक्टर हमारा कुछ नहीं, एक तरह का कॉइल होता है, ठीक है, और ये जहाँ पे कॉइल होगा ये हमारा एक तरह से इंडक्टर की तरह बिहेव करता है, और इंडक्टर जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है। यानी पैरेलल सर्किट में शंट का मतलब होता है यहाँ पे पैरेलल, ठीक है। तो अगर पैरेलली आप किसी भी रिएक्टर या फिर इंडक्टर को कनेक्ट कीजिएगा, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को अपोज करेगा, लेकिन वोल्टेज को अलाउ करेगा, ठीक है। तो इससे हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन का जो लिमिटेड डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए यहाँ पे मैंने अभी शॉर्ट के बारे में बताया था, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट में देखिए जो हमारा डिस्टेंस होता है ये 0 से 80 किलोमीटर का जो रेंज होता है उसे बोलते हैं हम लोग शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। और इसमें जो वोल्टेज होता है, यानी वोल्टेज ट्रांसमिशन होता है, ये होता है हमारा 20 kV, ठीक है, यानी अप टू 20 kV। मीडियम में जो हमारा डिस्टेंस होता है ये 80 से लेकर के 150 किलोमीटर तक होता है, ठीक है, 80 टू 150 किलोमीटर। और जिसमें जो वोल्टेज हम लोग ट्रांसमिट करते हैं ये होता है 20 से लेके 100 kV तक, ठीक है। इसे बोलते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। और जो हमारा लॉन्ग होता है, लॉन्ग में बेसिकली हमारा जो डिस्टेंस होता है 150 से एबव जो डिस्टेंस होगा, यानी 150 ऊपर से जो 150 किलोमीटर से जो ऊपर का डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज होता है ये एबव 100 kV होता है, ठीक है। तो ये 3 तरह का होता है। और शॉर्ट में यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, शॉर्ट में हम लोग कैपेसिटेंस को नेग्लेक्ट करके चलते हैं जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। मीडियम में और लॉन्ग में तीनों हमारा चलता है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ठीक है। और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन एक ऐसा ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें हम लोग कैलकुलेशन के लिए 2 मॉडल यूज करते हैं। पहला है हमारा पाई मॉडल, ठीक है, और दूसरा है हमारा टी मॉडल, ठीक है। तो इस तरह से आपको जानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज टू द शॉर्ट सर्किट करंट लेवल इन द सबस्टेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है इन सारे ऑप्शन में से कौन सा ऐसा यहाँ पे देख क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे लिमिट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज टू लिमिट द शॉर्ट सर्किट करंट लेवल इन अ सब स्टेशन। देखिए जब हमारा सब स्टेशन, देखिए सब स्टेशन किसे कहते हैं, सब स्टेशन जो होता है बेसिकली हमारा जब जनरेशन से जो हमारा पावर ट्रांसमिट होकर के आता है, ठीक है, उसके बाद जो हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारा सब स्टेशन बना होता है छोटा छोटा, जहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर लगा रहता है जो वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग सब स्टेशन, ठीक है। सब स्टेशन में जब भी अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो उसको लिमिट करने के लिए हम लोग सीरीज रिएक्टर लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट सर्किट बेसिकली जब भी होता है कहीं पे भी किसी भी सिस्टम में शॉर्ट सर्किट होता है तो वहाँ पे करंट का वैल्यू जो होता है बहुत ही इंक्रीज होता है, यानी करंट हमारा बहुत ही हाई रेट ऑफ फ्लो करता है। तो यहाँ पे हम लोग सीरीज रिएक्टर यूज करते हैं।
सीरीज रिएक्टर बेसिकली हमारा एक तरह से इंडक्टर की तरह बिहेव करता है। इंडक्टर जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है, नहीं di/dt इसको अपोज करता है। तो सीरीज रिएक्टर बेसिकली हम लोग यूज करते हैं वहां पे जहां पे हमारा शॉर्ट सर्किट करंट जो है फ्लो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस को हम लोग कब नेग्लेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेंस जब 80 किलोमीटर से कम होता है तो वहां पे हम लोग कैपेसिटेंस को नेग्लेक्ट करके चलते हैं, क्योंकि कैपेसिटेंस बेसिकली शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हमारा एक तरह से बहुत ही कम होता है, यानी चार्जिंग करंट जो होता है ट्रांसमिशन लाइन में बहुत ही कम डेवलप होता है, इसलिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग कैपेसिटेंस को नेग्लेक्ट करके चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर विद द इंक्रीज इन एटमोस्फेयर द टेम्परेचर। देखिए बोल रहा है ये मान लीजिए हमारा दो पोल है, ठीक है, ये P1 हो गया और ये P2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमारा ट्रांसमिशन लाइन जो क्रॉस कर रहा है कुछ इस तरह से, यहाँ पे डायग्राम मैं अच्छे से बता देता हूँ, कुछ इस तरह से हमारा ट्रांसमिशन लाइन जो है ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अब बोलता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये जो सैग है हमारा, ये सैग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी ट्रांसमिशन लाइन में जो सैग है ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, यानी ज्यादा बेंड हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, यानी ये जो लेंथ है वायर का ये इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो हमारा मेटल है ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, जिसके कारण इसका जो लेंथ हो बढ़ जाएगा, और लेंथ बढ़ेगा तो सैग भी हमारा बढ़ जाएगा, और सैग बढ़ेगा तो हमारा जो स्ट्रेस है यानी पोल पे जो स्ट्रेस आ रहा है ये कम हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेस मैं यहाँ पे समझाता हूँ, स्ट्रेस कैसे कमेगा। ये मान लीजिए एक पोल है, ठीक है, ये दूसरा पोल है हमारा। अगर आप यहाँ से सीधा पोल सीधा वायर खींचिएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ सीधा वायर कनेक्ट कीजिएगा तो इन दोनों पोल पे जो स्ट्रेस है यानी जो तनाव है बहुत ही ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ये जो हमारा यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ इस पोल से, ठीक है। तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तो हमारा जो लेंथ है वायर का वो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन स्ट्रेस जो है घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस इन द अंडरग्राउंड केबल इज। देखिए अंडरग्राउंड केबल में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस होता है, ठीक है, एक तरह से ये तनाव है, ठीक है, और ये कंडक्टर के पास सबसे ज्यादा होता है, लेकिन जो सीट होता है यानी मेटालिक सीट जो लगाते हैं कंडक्टर के बाद, जो इंसुलेशन होता है पेपर इंसुलेशन, उसके बाद जो लेयर होता है हमारा वो होता है मेटालिक सीट का, ठीक है। तो मेटालिक सीट पे मिनिमम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस, लेकिन कंडक्टर के पास मैक्सिमम होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज इंक्रीज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज लाइकली टू बी चेंज। देखिए क्या बोल रहा है, ये मान लीजिए हमारा एक पोल है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा पोल है। अब यहाँ से जो हमारा वायर क्रॉस करेगा ये कुछ इस तरह से क्रॉस करेगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि अब हमारा जो पोल है ये पोल का हाइट हम लोग इंक्रीज कर दे रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा पोल है, ठीक है, और ये दूसरा पोल है हमारा। अब इसका हाइट इंक्रीज हो गया, अब इसमें से ट्रांसमिशन लाइन जो है कुछ इस तरह से इंक्रीज होगा, यानी जो ग्राउंड क्लियरेंस था पहले, मान लीजिए पहले ग्राउंड क्लियरेंस हमारा 10 मीटर का था, अब पोल का हाइट इंक्रीज कर दिए तो यहाँ पे जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये हमारा बढ़ जाएगा, ये मान लीजिए हमारा 15 मीटर हो गया, ठीक है। तो इसमें जो है कैपेसिटेंस जो है हमारा चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा, देखिए मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि हमारे ट्रांसमिशन लाइन में जो सबसे नीचे वाला कंडक्टर होता है वो पॉजिटिव प्लेट की तरह काम करता है, और जो हमारा ग्राउंड सरफेस होता है वो नेगेटिव प्लेट की तरह काम करता है, ठीक है। और बीच में जो एयर होता है वो एक तरह से डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करता है, जिसके कारण हमारा कैपेसिटेंस फॉर्म होता है ट्रांसमिशन लाइन में, और उसके कारण हमारे ट्रांसमिशन लाइन में एक आईसी यानी चार्जिंग करंट जो होता है इंड्यूस होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग टावर का हाइट इंक्रीज करेंगे तो सिंपल सी बात, हमारा जो कैपेसिटेंस फॉर्म होगा वो हमारा इंक्रीज या डिक्रीज होगा, यानी चेंज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द मेजर कॉस्ट इज दैट। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम लोग उसको बोलते हैं जहां से हमारा 11 kV नहीं तो 33 kV हमारे घर तक आता है, ठीक है। आप रोड के किनारे देखिएगा जो हमारा पोल होता है, पोल में यहाँ पे 3 फेज वायर जाता है, ये हमारा बेसिकली 11 kV होता है, ठीक है। और इस 11 kV को हम लोग स्टेप डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग ट्रांसफार्मर। और डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम जो होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो बेसिकली ट्रांसफार्मर पे सबसे ज़्यादा वो ध्यान रखता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है बहुत ही कॉस्टली डिवाइस होता है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किन इफेक्ट एग्जिस्ट ओनली इन। देखिए स्किन इफेक्ट बेसिकली हमारा एसी ट्रांसमिशन में होता है, और एसी में हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी के कारण ही हमारा स्किन इफेक्ट होता है। यानी स्किन इफेक्ट एक ऐसा लॉस है जो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी जिस सिस्टम का जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा
उसमें स्किन इफेक्ट जो है बेसिकली हाई होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्ज एब्जॉर्बर प्रोटेक्ट अगेंस्ट डैश ऑसिलेशन। देखिए सर्ज एब्जॉर्बर होता क्या है, पहले यहाँ पे समझिए। एक होता है सर्ज एब्जॉर्बर और दूसरा होता है हमारा एक सर्ज डाइवर्टर, ठीक है। एब्जॉर्बर और एक सर्ज डाइवर्टर होता है। और डाइवर्टर जो है हमारा, सबसे पहले हमें समझ सर्ज डाइवर्टर क्या होता है। सर्ज डाइवर्टर बेसिकली हमारा एक लाइटनिंग अरेस्टर की तरह होता है, ठीक है। यानी हाई वोल्टेज जितना भी होता है लाइटनिंग में, जो हमारा हाई वोल्टेज रिलीज होता है नेचुरल फेनोमेनन के कारण, तो उसको क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, वो ग्राउंड के अंदर भेज देता है, ठीक है। तो उसी तरह हमारा एक सर्ज एब्जॉर्बर भी होता है, ठीक है। सर्ज एब्जॉर्बर बेसिकली लो वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी को है ये ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। यानी सिस्टम में जब भी हमारा वोल्टेज लो हो जाएगा और उसका फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज होगा तो इस ऑसिलेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग एक डिवाइस लगाते हैं जिसको बोलते हैं सर्ज एब्जॉर्बर, ठीक है। और एक होता है सर्ज डाइवर्टर जो कि हमारा हाई वोल्टेज को जो है एब्जॉर्ब आई मीन डाइवर्ट करता है, यानी एक रास्ता देता है जो सीधे ग्राउंड के अंदर चला जाता है, जिसे बोलते हैं हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर, नहीं तो फिर सर्ज डाइवर्टर। और एक हमारा सर्ज एब्जॉर्बर जो कि लो वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्ज रेजिस्टेंस ऑफ केबल्स इज। देखिए सर्ज रेजिस्टेंस जो होता है बेसिकली दो तरह का होता है, एक अंडरग्राउंड केबल्स के लिए, ठीक है, और एक होता है ओवरहेड लाइंस के लिए। तो अंडरग्राउंड केबल्स के लिए जो होता है ये हमारा 50 ओम होता है, ये आपको याद रखना है। 0 से 60 ओम तक होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 50 ओम, तो हम लोग 50 ओम्स मारेंगे। और जो हमारा ओवरहेड लाइन में जो सर्ज जो रेजिस्टेंस होता है इसका वैल्यू होता है 400 से लेकर के 600 ओम तक, ठीक है, 400 टू 600 ओम। और इसका दूसरा नाम है, और भी नाम है, सर्ज रेजिस्टेंस हो गया, सर्ज इम्पिडेंस हो गया, और इसका एक और नाम है न्यूट्रल इम्पिडेंस, ठीक है। और इसका जब फॉर्मूला निकालिएगा तो ये होता है रूट अंडर जेड बराबर होता है रूट अंडर एल बाय सी, ठीक है। ये है हमारा सर्ज रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आंसर होगा बी, क्योंकि यहाँ पे केबल्स है, अंडरग्राउंड केबल्स है। अंडरग्राउंड केबल्स का मैंने बता दिया 0 से 60 होता है, और ओवरहेड लाइंस के लिए 400 से 600 ओम तक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पोल्स आर बल्की। देखिए बल्की का मतलब होता है भारी, यानी वेट, ठीक है, वेटफुल। तो इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा टावर है जिसका वेट सबसे ज्यादा होता है, तो ये हमारा कॉन्क्रीट पोल, ठीक है। यानी कॉन्क्रीट पोल देखिए हम लोग कॉलोनी में यूज करते हैं, कॉलोनी में जितना भी पोल यूज करते हैं वो बेसिकली कॉन्क्रीट का होता है, और ये सबसे भारी पोल होता है। ट्रांसमिशन टावर देखिए, ट्रांसमिशन टावर जो है बेसिकली हमारा स्टील का बना होता है, और स्टील है तो सिंपल सी बात है इसका वेट ज़्यादा होगा, लेकिन ये बहुत ही लार्ज जो होता है इसका डिज़ाइन, जो एरिया जो ऑक्यूपाई करता है बहुत ही बड़ा एरिया में ऑक्यूपाई करता है, जिसके कारण कॉन्क्रीट पोल के हिसाब से ट्रांसमिशन टावर का जो वेट होगा कम हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, कॉन्क्रीट पोल्स। चलिए क्वेश्चन है कोरोना इज लाइकली टू अकर मैक्सिमम इन। देखिए कोरोना एक तरह का हमारा लॉसेस है जो कि ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड है, और कोरोना कब होता है ये मैं बताता हूँ। ये मान लीजिए हमारा ट्रांसमिशन लाइन का ये मेन वायर है, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन में जब हमारा हैवी वोल्टेज होता है, ये आपको पता ही है हमारा जितना भी ट्रांसमिशन लाइन है उसमें बहुत ही हैवी वोल्टेज होता है, 132 केवी होता है, 400 केवी होता है, नहीं तो 220 केवी होता है, ठीक है। तो इस हैवी वोल्टेज में क्या होता है कि जो आसपास का जो एयर है, यानी इस वायर के आसपास में एयर है, ठीक है, ये एयर क्या होता है आयोनाइज हो जाता है, ठीक है। यानी जो हमारा वायर है ये इसके थ्रू तो करंट फ्लो होगा ही होगा, साथ में जो आसपास का जो एयर है ये आयोनाइज्ड होने के कारण क्या होता है, ये एज अ कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो हमारा कंडक्टर जो है इस एयर के थ्रू भी हमारा फ्लो होने लगता है, ठीक है। और इस दौरान जो है हमारा एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, और एक रोशनी निकलती है यहाँ से फेंट ब्लूइश, ठीक है। इसका हमेशा पूछता है कि कोरोना में जो कलर होता है कैसा होता है, फेंट ब्लूइश लुमिनस ग्लो होता है, ठीक है। और कोरोना सबसे ज्यादा कॉर्नर पे होता है, यानी जहाँ पे हमारा पोल मुड़ता है, ठीक है, यानी जहाँ पे डेड एंड आता है वहाँ पे हमारा कोरोना सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो बोल रहा है कोरोना हमारा सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो सिंपल सी बात है इसका ट्रांसमिशन लाइन होगा, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में हमारा वोल्टेज होता है हैवी होता है, और कोरोना बेसिकली हाई वोल्टेज पे होता है, ठीक है। और कोरोना आपसे पूछा है कोरोना सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड होता है, तो ये साइज ऑफ कंडक्टर, यानी हमारा जो कंडक्टर का थिकनेस है, यानी जो डायमीटर है कितना है, इस पे सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कोरोना। और देखिए कोरोना जो है सबसे ज्यादा जो होता है ये क्लाइमेट, यानी जब हमारा वेदर कंडीशन जो होता है खराब हो जाता है,
यानी एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो होता है ख़राब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए रेनी सीज़न आ गया, यानी रेनी सीज़न में क्या होता है, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी मॉइस्चर बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके कारण कोरोना होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए सर्दी के टाइम में खासकर जब हमारा फॉग गिरता है, ठीक है, यानी जब कुहासा होता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आप किसी भी ट्रांसमिटिंग लाइन का जो टावर है उसके नीचे आप खड़े होइएगा तो देखिएगा आपको सुबह सुबह या फिर शाम में जो है हिसिंग साउंड सुनाई देगा। केबल के अंदर से एक आवाज़ आता है जन 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 का, तो वो कुछ नहीं है, एक तरह से हमारा कोरोना लॉसेस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और देखिए इस क्वेश्चन को मानने का एक आसान तरीका है। जैसा मैंने बताया कोरोना जो होता है हमेशा हाई वोल्टेज पे होता है, और इसका जो रेटिंग होता है, ये देखिए मैं बता दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक जब एयर का अगर 30 केवी से ज़्यादा होगा, ठीक है, 30 केवी से ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे हमारा कोरोना जो होता है अकर होता है, ठीक है। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमारा बेसिकली 11 केवी नहीं तो 33 केवी होता है, तो ये हमारा वोल्टेज बहुत ही कम है, तो यहाँ पे नहीं होगा। डोमेस्टिक वायरिंग यानी हमारे लोग जो घर में जो वायरिंग यूज़ करते हैं उसमें सिंपल सी बात 210 वोल्ट जो होता है फ्लो होता है, तो यहाँ पे तो कोरोना होने का चांसेस नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ट्रांसमिशन लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ विंड प्रेशर इज मोर प्रीडोमिनेंट ऑन। देखिए ये जो विंड का जो प्रेशर होता है, यानी जैसे ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन जो है बेसिकली खुले एरिया में होता है, जैसे खेत हो गया है, फिर बड़ा बड़ा जो मैदान होता है वहाँ से होके गुजरता है, तो वहाँ पे जो विंड होता है, यानी विंड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है। तो विंड प्रेशर होने के कारण क्या होता है उसका जो वेट है, ट्रांसमिशन लाइन का जो वायर का वेट है वो ज़्यादा हो जाता है, या फिर वो स्विंग करता है, इस तरह से हिलते रहता है, तो एक तरह का हमारा एक तरह ये डिसएडवांटेज है। और ये विंड का जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है ये ट्रांसमिशन लाइन में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए डीसी सिस्टम में जब हम लोग 3 वायर डीसी सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो हमारा न्यूट्रल होता है, यानी जो नेगेटिव पॉइंट होता है, जो नेगेटिव वायर होता है, उसका जो थिकनेस होता है एज कम्पेयर टू अदर 3 फेज का, उसका जो न्यूट्रल का जो वायर होता है वो कम होता है, यानी थोड़ा पतला होता है। तो कितना पतला होता है, तो ये होता है 1/2, ठीक है, यानी जिसका मेन लाइन वायर होता है उसका आधा होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हो सकता है कि 2-3 दिन के अंदर ही मैं इसका पार्ट 2 अपलोड करूँ, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देख लें। So thank you for watching this video. See you next time.